वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो लास्ट क्लास में हमने जो नेटवर्किंग डिवाइस है उनको कंप्लीट कर लिया है एंड आज के इस क्लास में ये हमारे नेटवर्किंग की थर्ड क्लास रहेगी जिसमें हम नेटवर्किंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे OSI मॉडल और TCP IP मॉडल के बीच का डिफरेंस यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जितने भी नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके प्रोटोकॉल्स बनते हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे एंड देन लास्ट में हम एक छोटा सा टॉपिक आपका रहता है वेब सर्विसेज। ठीक है, वेब सर्विसेज कौन कौन सी होती है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, वेबसाइट्स, इन सारी सर्विसेज के बारे में हम कवर करेंगे एंड इसी के साथ आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए आप क्या कर सकते हो, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल है आप उसको देख सकते हो। उसमें सारे सिलेक्टेड एमसीक्यूज अवेलेबल है, आपके जो एग्जाम में वहीं से एमसीक्यूज आने के 99% चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आप वहां से एमसीक्यूज को एक बार कवर कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस सेट के लिए। अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ पेड रहेंगी। ठीक है, अगर आपको अपने बीपीएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, 1200 के आसपास एमसीक्यूज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी हो गई यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बातें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास OSI मॉडल के बारे में। तो फुल फॉर्म देखिए, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन फुल फॉर्म है इसकी। OSI क्या है? OSI एक रेफरेंस मॉडल है, एक मॉडल है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड यूजर इन ए नेटवर्क। यहाँ पे ये रेफरेंस है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो OSI क्या है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड यूजर्स इन ए नेटवर्क। दूसरी बात ये देखिएगा कि जो OSI है ना वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है। कैसा मॉडल है? वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है, या हम कहें कि वो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, इतनी बात आपको पता भी होगी कि OSI मॉडल क्या होता है। क्या है भाई? वो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है या थ्योरेटिकल मॉडल है जो यूज़ किया जाता है जब हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं दो यूज़र्स को। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ साइड में, थ्योरेटिकल बेस्ड है। चलिए आगे चलते हैं कि OSI मॉडल जो है 1983 में आया था। कब आया था OSI मॉडल? 1983 में ISO ने, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने पब्लिश किया था, जिसे वो एक बेसिक रेफरेंस मॉडल के नाम से उसने पब्लिश किया था। ये लेयर्स पे काम करता है, इस 7 लेयर के उसमें होती है। ठीक है, इस मॉडल में, तो इसीलिए हम इसको एक लेयर्ड फ्रेमवर्क भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि OSI मॉडल कब आया? 1983 में। किसने पब्लिश किया? ISO ने। एक लेयर्ड फ्रेमवर्क है, 7 लेयर्स इसमें यूज होती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 7 लेयर्स है यहाँ पे। हम 1 बाय 1 करके देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है, प्रोटोकॉल्स कौन सा यूज होता है, कौन सा डिवाइस यूज होता है, ये सब कौन सा टाइप के डेटा पे काम करता है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेयर कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर किस काम आती है? यूजर इंटरफेस में काम आती है। मतलब हम जिस लेयर से कनेक्ट करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर होती है। इसका फंक्शन है कि यहाँ पे हम रीट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, लॉगिन वगैरह करते हैं, पासवर्ड चेकिंग होती है, पैकेट फिल्टरिंग होती है, और ये एक प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। दूसरी बात ये देखिए, एप्लीकेशन लेयर कनेक्शन लेस सर्विस को यूज़ करती है। ठीक है, सेकेंड लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंट करना, मतलब ये क्या करेगी? फॉर्मेटिंग पे काम करेगी, डेटा कैसे दिखता है उस पर काम करेगी। अगर किसी दो डिसिमिलर नेटवर्क में, डिफरेंट नेटवर्क्स में फॉर्मेट में क्या कहते हैं, वो इक्वल नहीं है, फॉर्मेट डिफरेंट है, डिफरेंस है उनके बीच में, तो ये उनको भी चेक करेगी, इक्वल करेगी। एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और डेटा का कंप्रेशन, मतलब डेटा से रिलेटेड सारे काम वो यहाँ पे करेगी। ठीक है, प्रोटोकॉल्स है माइम, आस्की, EBC, DIC, SSL, JPG, MPG और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे काम करते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर एस्टेब्लिश एंड मेंटेन कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सबसे जो मेन है वो क्या है कि भाई ये सेशंस एंड डायलॉग को मैनेजमेंट करती है। ठीक है, इट कंट्रोल्स लॉगिंग ऑन एंड ऑफ, यूजर के आइडेंटिफिकेशंस, टू मैनेज एंड सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम। तो ये सेशन लेयर का काम है कि सिंक्रोनाइजेशन करना, सेशन एंड डायलॉग मैनेजमेंट करना। नेट बायोस L2TP इसके प्रोटोकॉल्स है। ये तीनों ही लेयर कनेक्शन लेस सर्विस है। ठीक है, और ये तीनों लेयर किस पे काम करती है? डेटा के ऊपर काम करती है। इतना आपको समझ में आ गया कि तीनों लेयर्स क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करें, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। ठीक है, ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन देता है। बाकी जो ऊपर वाली थी वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन थी। एरर फ्री ट्रांसमिशन हो, ये क्या देखता है कि भाई ट्रांसमिशन जो हो रहा है डेटा का वो एरर फ्री हो। ये डिसाइड करता है कि हमारा जो ट्रांसमिशन का पाथ होगा वो पैरेलल होगा या सिंगल पाथ होगा। यहीं पे मल्टीप्लेक्सिंग होती है, डेटा की स्प्लिटिंग होती है, डेटा की सेगमेंटिंग होती है, और यहाँ पे हम डेटा को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम सेगमेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, TCP UDP प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और डेटा जो है वो सेगमेंट की फॉर्म में यहाँ पे होता है। इतनी बात समझ में आ गई अब आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे क्या मेन होता है? रूट डिसाइड होता है और लॉजिकल एड्रेस का यूज करके। लॉजिकल मतलब IP एड्रेस, IP वर्जन 4, वर्जन 6, OSPF, ARP, RARP, ICMP, IGMP। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेटवर्क लेयर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों सर्विसेज है। पैकेट की फॉर्म में यहाँ पे डेटा होता है। किस फॉर्म में होता है यहाँ पे डेटा? पैकेट की फॉर्म में होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों है। राउटर यहाँ पे यूज होता है डिवाइस, और IP एड्रेस पे ये काम करती है लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या होती है? यहाँ पे डेटा लिंक लेयर का काम होता है सिंक्रोनाइज करना, एरर डिटेक्शन, करेक्शन करना, फ्रेम्स की जो डेटा होता है फ्रेम्स में डिवाइड करना। इथरनेट, PPP और टोकन रिंग यहाँ पे प्रोटोकॉल्स है। यहाँ पे जो MAC एड्रेस का यूज होता है, डिवाइसेस में NIC, ब्रिज और स्विच काम करते हैं। कनेक्शन लेस है और डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। यहाँ पे एल्गोरिदम्स होती है, ये एरर डिटेक्शन करेक्शन के लिए एल्गोरिदम्स यूज होती है। ठीक है, फिजिकल लेयर का काम क्या है? कनेक्शन को बनाना, तोड़ना, टर्मिनेट करना, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन करना, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डाटा बिट को कन्वर्ट कर देना। यहीं पे डिसाइड होता है कि सिंप्लेक्स मोड है कि हाफ डुप्लेक्स है कि फुल डुप्लेक्स है। 10BASE-T, 10BASE-2, 100BASE-T, DSL, ISDN प्रोटोकॉल्स है। हब रिपीटर, इसमें डिवाइसेस यूज होते हैं। कनेक्शन लेस सर्विस है, ये प्रोटोकॉल्स देख सकते हो आप साइड में। और जो डेटा होता है यहाँ पे वो किस फॉर्म में होता है? बिट की फॉर्म में होता है। अब देखिए जो गेटवे होता है, गेटवे डिवाइस, वो ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके ऊपर सभी लेयर पे काम करता है। वैसे तो गेटवे सभी लेयर्स पे काम कर सकता है, बट जनरली ट्रांसपोर्ट लेयर एंड अबोव। नेटवर्क लेयर जो राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पे काम करता है। मैं यहाँ साइड में मेंशन कर देती हूँ कि जो गेटवे है वो ट्रांसपोर्ट एंड अबोव पे काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड अबोव पे काम करता है, और जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे भी कर सकता है, और फिजिकल लेयर पे भी काम कर सकता है। वैसे डेटा लिंक लेयर पे कौन से हैं? NIC, ब्रिज और स्विच है। फिजिकल लेयर में हब और रिपीटर है। ठीक है, फिजिकल लेयर बिट पे काम करती है, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स पे, फिर हमारा पैकेट, फिर सेगमेंट और फिर डेटा। तो ये था हमारा OSI मॉडल के बारे में। एक बार हम थोड़ा सा TCP/IP मॉडल के बारे में भी देख लेते हैं। TCP/IP मॉडल 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सभी लेयर्स को। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, फिजिकल। एप्लीकेशन लेयर जो है एप्लीकेशन, सेशन और प्रेजेंटेशन तीनों लेयर का काम करती है। यहाँ पे HTTP, FTP, SMTP प्रोटोकॉल्स है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को यूज करता है। ये वही एप्लीकेशन लेयर है जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेट करे कैसे करे एंड पॉइंट्स के बीच में, सेशन मैनेजमेंट वगैरह, डेटा की फॉर्मेटिंग, वो सब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे होता है।
ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे दोनों है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। टीसीपी यूडीपी आईपी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। यहाँ पे होता है कि कम्युनिकेशन सेशन कैसे होगा हमारा, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग, रिलायबिलिटी, वो सारे काम यहाँ पे होते हैं जैसे ओएसआई में होते हैं वैसे ही। इंटरनेट लेयर को नेटवर्क लेयर पे बोल देते हैं। आईपी और आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे पैकेट की फॉर्म में डेटा होता है और ये देखा जाता है कि हमारा कैसा रूट फाइंड आउट होगा, कैसा आईपी एड्रेस की हेल्प से यहाँ पे रूट फाइंड आउट किया जाएगा। फिजिकल लेयर जो है नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी बोल देते हैं, डेटा लिंक लेयर है। इथरनेट यहाँ पे प्रोटोकॉल है, इसमें हम फिजिकली कैसे डेटा को सेंड कर रहे हैं वो सब यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल एक प्रोटोकॉल ओरिएंटेड स्टैंडर्ड है। उसके अलावा देखिए कि जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच है, ठीक है। दूसरी बात, जब टीसीपी आईपी मॉडल आया था तो पहले प्रोटोकॉल्स को डिसाइड किया गया था कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके बाद लेयर्स बनी थी, ठीक है। लेकिन जो ओएसआई मॉडल है वो एक वर्टिकल अप्रोच है और उसके अंदर पहले मॉडल बनाया गया, मतलब पहले लेयर्स डिसाइड की गई, उसके बाद प्रोटोकॉल्स डिसाइड हुए। तो ठीक है, ये था हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। और ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नेटवर्क प्रोटोकॉल। बड़े ही धीरे से और आराम से देखेंगे। प्रोटोकॉल क्या होता है, देखो प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में डेटा को सेंड करते, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक प्रोटोकॉल के लिए उसका एक फॉर्मेट डिसाइड किया जाता है कि वो किस पोर्ट नंबर पे जाएगा, किस टाइप की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, कौन सी सर्विसेज को वो यूज करेगा, तो ये सब उसके अंदर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रोटोकॉल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है HTTP। काफ़ी इजी सा प्रोटोकॉल है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम इसको एकदम डिटेलिंग में और सारे पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लास्ट तक आपको जरूर मिलेगी। पूरा नाम आप लोगों को पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है भाई। ओएसआई मॉडल की ये 7th लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, जिसके ऊपर ये प्रोटोकॉल काम करता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। और किससे यूज किया जाता है, किसके द्वारा, तो ये प्रोटोकॉल www के द्वारा यूज किया जाता है। फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, बड़ी कॉमन सी है, फिर भी देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी इजी सा हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं HTTP क्या करता है। देखो HTTP हाउ डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड। मैसेज मतलब कैसे लिखे जाएंगे, कैसे फॉर्मेट होंगे, किस तरह से वो ट्रांसमिट किए जाएंगे, और सर्वर और ब्राउजर उनके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं, क्या एक्शन लेगा, ठीक है। ये सब काम कौन डिसाइड करता है, HTTP। HTTP डिफाइंस कि भाई हमारा जो मैसेज है उसका क्या फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट समझ रहे हो ना, एक जनरल देख लो, नोटबुक में देख लो कि आप A3 साइज पेपर में लिख रहे हो कि A4 में लिख रहे हो, ऑडियो में जा रही है कि वीडियो में जा रही है, ये सब क्या है, अलग अलग फॉर्मेट है। कैसे ट्रांसमिट होंगे भाई, और क्या उनके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। ये एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड है। इस फिगर के थ्रू इसको समझिए। क्लाइंट जो कि हमारा ब्राउजर है, गूगल क्रोम, मोजिला या जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, वो ब्राउजर क्या हो गया हमारा क्लाइंट। सर्वर क्या हो गई, जो वेबसाइट हम यूज करना चाहते हैं जहां पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। क्लाइंट और सर्वर किससे कनेक्ट है एक दूसरे से, क्लाइंट और सर्वर यहाँ पे नेटवर्क जो कि है इंटरनेट, उससे क्या है एक दूसरे से कनेक्ट। अब क्लाइंट क्या करेगा भाई, क्लाइंट ने नेटवर्क या इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट सेंड की, HTTP रिक्वेस्ट सेंड की।
इंटरनेट ने उसको सर्वर के पास भेजा। सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को चेक किया, उसमें देखा भी उसको क्या चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो उसको सही लगा वो रिस्पॉन्स या रिप्लाई उसने उस नेटवर्क में वापस दिया और फिर नेटवर्क के थ्रू वो क्लाइंट को मिला रिप्लाई। तो सिंपल ये क्या है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड है। आप रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे देखिए HTTP में जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है। अब देखिए मैसेज देखते हैं। तो यहाँ पे जो HTTP में मैसेजेस होते हैं वो दो टाइप के मैसेज होते हैं, एक रिक्वेस्ट मैसेज और एक रिस्पॉन्स मैसेज। और जो दोनों मैसेजेस है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, उन दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, नहीं, दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो फॉर्मेट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट लाइन, हेडर, ए ब्लैंक लाइन, बॉडी, ये ऑप्शनल है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती मैसेजेस में। ऐसे ही रिस्पॉन्स में एक स्टेटस लाइन है, हेडर है, एक ब्लैंक लाइन है और बॉडी जो कि यहाँ पे भी ऑप्शनल है। तो ये क्या है, हमारे मैसेजेस का फॉर्मेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स HTTP के बारे में। तो देखिए, जो HTTP प्रोटोकॉल कैन बी यूज टू ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। मतलब कि इस प्रोटोकॉल में हम किसी भी तरह का डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे अब अगली बात ये क्या कहता है कि भाई इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक हाइपर टेक्स्ट इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब कि आप किसी एक टेक्स्ट या कैरेक्टर पे क्लिक करो और दूसरा एक नया वेबसाइट, नया पेज ओपन हो जाए, तो वो क्या होता है भाई, हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक होता है। तो इसीलिए इसको HTTP प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। ये जो HTTP प्रोटोकॉल है ये FTP और SMTP दोनों के फंक्शन करता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है FTP और SMTP का। देखिए आगे कैसे है भाई कॉम्बिनेशन, कैसे काम करता है। तो HTTP जो होता है वो फाइल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। FTP का भी काम यही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी फाइल को ट्रांसफर करता है। लेकिन जो HTTP है वो सिंपलर है देन FTP। क्यों? क्योंकि HTTP केवल एक ही कनेक्शन यूज करता है, उसके पास कोई और कंट्रोल कनेक्शन नहीं होते फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसलिए आपको समझ में आया कि ये FTP की तरह कैसे काम करता है और क्या डिफरेंस है। दूसरा देखिए, HTTP जो है, जो डेटा को कैरी करता है वो माइम फॉर्मेट में होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैम माइम क्या होता है, तो देखिए माइम का पूरा नाम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, और ये एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है ये? माइम प्रोटोकॉल होता है। माइम प्रोटोकॉल जो है परमिशन देता है या अलाउ करता है हमें डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स को सेंड करने का, एक्सचेंज करने का, जिनमें हम ऑडियो, वीडियो, इमेज या कोई और प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं ओवर ईमेल। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है ओवर ईमेल। ईमेल क्यों? क्योंकि भाई माइम जो है ना वो एक्सटेंशन है किसका? ओरिजिनल SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP किस काम आता है? ईमेल्स को सेंड करने में। ठीक है, SMTP की जो हमारा ये SMTP है इसके बारे में हम डिटेलिंग में बाद में देखेंगे। अब देखिए दोनों सिमिलर तो है बट उनमें एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि भाई वो मैसेज कैसे भेजते हैं। तो SMTP जो मैसेज है वो स्टोर और फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट यूज करता है। ईमेल में भाई जब तक पूरा मैसेज ना आए तब तक स्टोर करके रखो फिर फॉरवर्ड कर दो। HTTP क्या आता है? इमीडिएटली डिलीवर कर दो। पोर्ट नंबर 80 पे ये काम करता है। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? 80। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अब आप कहेंगे कि मैम कनेक्शन लेस क्या होता है? तो देखिए दो सर्विसेज होती है हमारे पास, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होती है? आप टेलीफोन सिस्टम को माइंड में रख के समझिएगा।
ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर एक कनेक्शन बनाया जाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, फिर हम अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर हमें रिप्लाई मिलेगा और फिर कनेक्शन को हम टर्मिनेट कर देंगे। तो पूरा जो डेटा सेंड हुआ वो एक ही पाथ को फॉलो करता है। हैंडशेक मेथड यूज होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। हैंडशेक जैसे कि भाई अगर मुझे आपसे बात करनी है तो हम हैंडशेक तो करेंगे ना, हाय हेलो तो करेंगे तभी तो बात करेंगे। तो वही होता है इसमें। इसके कंजेशन इज नॉट पॉसिबल, कनेक्शन ओरिएंटेड में कंजेशन नहीं होता, रिलायबिलिटी देता है, गारंटी देता है हमारी डेटा सेंड करने की। ठीक है, फिजिबल नहीं है हमारा। दूसरा, हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जांपल टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक ऑथेंटिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब भाई हम उस सामने वाले को प्रूफ तो मांगेंगे ना कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो वही है, कहीं उसका डुप्लीकेट कोई फेक फ्रॉड तो नहीं है, तो ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कनेक्शन लेस को आप पोस्टल सिस्टम डाक सेवा समझ के चलिएगा। इसके अंदर कोई कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना कोई टर्मिनेशन होता है कि हमने लेटर पोस्ट किया, बस पोस्ट कर दिया, उसके बाद वो कैसे जा रहा है, कौन से रास्ते से जा रहा है, गया कि नहीं गया, मिला कि नहीं मिला, हमें नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है, कोई सेम पाथ फॉलो नहीं होता, कोई हैंडशेक मेथड भी यूज नहीं होता। कंजेशन यहाँ पे आ सकता है कि हमारा डिले हो सकता है, गारंटी नहीं है किसी भी चीज की, फिजिबल भी नहीं है, लो रेंज होती है, और इसमें ऑथेंटिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और यूडीपी और एचटीटीपी इसके एग्जाम्पल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज क्या होती है। अब ये एचटीटीपी हमारा कनेक्शन लेस है, इसकी वर्किंग देखिए। क्लाइंट है, ये सर्वर है। सबसे पहले क्लाइंट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट इनिशिएट की, जारी की, फिर वो सर्वर के रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जब उसको सर्वर को रिक्वेस्ट मिल गई, सर्वर को क्या मिल गई, रिक्वेस्ट मिल गई। देखिए, पहले उसने रिक्वेस्ट इनिशिएट करी, फिर उसने वेट किया, उसको रिक्वेस्ट मिल गई, उसके बाद उसने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि कनेक्शन उनके बीच में कब तक रहेगा, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जब तक उनका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चल रहा है। एक बार रिस्पॉन्स दे दिया, उन दोनों का कनेक्शन कट हो जाएगा। क्लाइंट को नहीं पता सर्वर कौन था, सर्वर को नहीं पता क्लाइंट कौन है और अभी क्या कर रहा है। ठीक है। सेकंड आता है मीडिया इंडिपेंडेंट। इसको आप इस तरह से समझिए कि हम डेटा तब तक सेंड कर सकते हैं जब तक क्लाइंट और सर्वर उसको हैंडल कर सकें। ठीक है। क्लाइंट और सर्वर दोनों के लिए ये जरूरी है कि वो एक माइम टाइप जो हेडर है उसको फॉलो करे या उसको स्पेसिफाई करे, तो ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। थर्ड हमारा आता है इसके अंदर स्टेटलेस। क्या आता है हमारा थर्ड, HTTP का थर्ड फीचर स्टेटलेस। अब स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है, देखो अभी मैंने ऊपर बताया स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब है कि क्लाइंट और रिक्वेस्ट सर्वर को नहीं पता, अब एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बाद जब उनका रिस्पॉन्स मिल गया, उनका कनेक्शन टूट गया, तब उसको नहीं पता कि अब सर्वर को नहीं पता कि अब क्लाइंट ने किस की रिक्वेस्ट की है, किस चीज के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन से वेब पेज की वो डिमांड कर रहा है। तो ये था हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल की उनको पर्टिकुलर स्टेट की जानकारी नहीं है। यहाँ पे देखिए कि अगर क्लाइंट को किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमें एड्रेस तो चाहिए ना, भैया आपको किसी के घर जाना है तो मुझे भाई उसका एड्रेस तो चाहिए ना, तभी तो मैं जाऊंगी उसके घर पे। तो इस एड्रेस की जो रिक्वायरमेंट और नीड है, इसके लिए HTTP यूज करता है URL का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो URL क्या होता है, अब ये देखिए, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ स्पेसिफाइंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। जैसे आपने देखा होगा ना कि www.google.com, ये क्या है, ये URL के अंदर हम लिखते हैं, ऊपर जो हमारा URL है उसके अंदर हम इस एड्रेस को लिखते हैं। ठीक है। तो URL क्या करता है, हमें एक स्टैंडर्ड वे देता है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने का।
4 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है मेथड, मेथड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो लिखते हैं हम, जैसे HTTP। होस्ट नेम, होस्ट नेम मतलब कि कौन सा कंप्यूटर है कि जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। इसको हम कोई एक एलाइज नेम या कोई निकनेम दे देते हैं होस्ट नेम को। मैंडेटरी नहीं होता ये जो होस्ट नेम है वो www से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है इसका पोर्ट। यहाँ पे क्या दिया जाता है, पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट नंबर जो है ये भी ऑप्शनल है। आपने देखा होगा हम इस HTTP का पोर्ट नंबर 80 है होता है, हम यूज़ नहीं करते, नहीं लिखते, लेकिन अगर आपने इंक्लूड किया है तो होस्ट नेम के बाद वो कोलन से सेपरेट होके आएगा। फिर लास्ट होता है पाथ, जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो पाथ नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। पाथ नेम के अंदर भी स्लैशेस होते हैं जो एक डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी या फाइल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये था हमारा URL। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मोटिवेट करने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा तो मोटिवेशन बनता ही है ना आपकी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या है भाई ये, सिक्योर। HTTP का ही वर्जन है लेकिन सिक्योर वर्जन है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है ये। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डेटा है उसको क्या देता है, ये सिक्योरिटी देता है। हम इंटरनेट पे ही इसको यूज करते हैं, ठीक है। किसको यूज करते हैं, HTTPS को सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन स्टॉल ना हो। इसका पोर्ट नंबर है 443, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। हम साथ साथ देखिएगा डिफरेंस भी देखते हुए जा रहे हैं दोनों में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है। द प्रोटोकॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, अब देखिए इस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं, HTTP ओवर SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या काम करती है, हमारे डेटा को एनक्रिप्ट करती है, ठीक है, सिक्योरिटी देती है। बाय डिफॉल्ट वेरियस ब्राउजर से ये सपोर्ट होता है, ठीक है। हम इसको कब यूज करेंगे, उन वेबसाइट्स के लिए जिनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि बैंकिंग वेबसाइट देखते हो ना आप, वहां पे यहाँ पे देखो दोनों में URL का डिफरेंस है, कैसे URL दोनों का लिखा हुआ है। HTTPS के लिए एक SSL सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है और HTTP में नहीं होती। इसके अंदर हमें एनक्रिप्शन टेक्निक मिलती है, HTTP में नहीं मिलती। हाईली सिक्योर है, HTTP अनसिक्योर है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सिंपल एक स्कूल की वेबसाइट HTTP के लिए और HTTPS के लिए बैंकिंग वेबसाइट। इसका जो डेटा होता है वो एनक्रिप्ट होता है, एनक्रिप्ट होके वो ट्रांसफर किया जाता है और HTTP में प्लेन टेक्स्ट होता है। इस डायग्राम के थ्रू दोनों को समझिएगा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि यहाँ पे पहले मेरा HTTP ब्राउजर है और सर्वर है। मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी एक प्लेन टेक्स्ट में, यूजर नेम जो आपने लिखा चैल्शा, ऐसे का ऐसे चैल्शा प्रिंट होगा। पासवर्ड में मैंने लिख दिया 1234, तो पासवर्ड 1234 ही जाएगा। HTTPS है, उसके अंदर जो है SSL यूज होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब इसके अंदर अगर मैं यूजर नेम और पासवर्ड लिखूं तो पासवर्ड मेरा जो है कुछ इस तरह से जाएगा। देखो मैं कुछ ऐसे अजीब सा नाम लिख देती हूँ, तो इस तरह से क्या हो गया, ये मतलब सिक्योर हो गया। अब आपको नहीं पता कि ये पासवर्ड 1234 है, नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता। हाँ, डिक्रिप्शन टेक्निक के बाद पता चलेगा। और ऊपर वाली में क्या है, ऊपर वाली में सिंपल 1234 डाल दिया भाई, किसी ने अगर हैक कर लिया तो उसको इजीली पता चल जाएगा भाई इसका पासवर्ड तो 12345 है, ठीक है। तो ये था हमारा HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस। FTP जिसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता भी है कि जनरली FTP का काम क्या है, फिर भी हमें भाई अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंटेंट चाहिए, थोड़ा और समझने की रिक्वायरमेंट लगे तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब ये देखिए कि मैंने लाया था कि जो HTTP होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ FTP एंड SMTP होता है, ठीक है।
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन होता है। FTP देखिए अब यहाँ पे क्या है। FTP is used to transfer files from one host to another host over a TCP based network such as internet। मतलब कि जो FTP है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट या क्लाइंट से सर्वर के पास या सर्वर से क्लाइंट पर फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू। और कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है साथ में, ये TCP बेस्ड नेटवर्क होता है। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल है। HTTP की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें केवल एक ही कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने में यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उसमें दो कनेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं। पहला जो कनेक्शन है वो डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है और जो दूसरा कनेक्शन है वो कंट्रोल कनेक्शन होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए काम आता है। ठीक है, तो जो डेटा ट्रांसफ़र में जो कनेक्शंस आते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन और क्लोज्ड होते हैं फॉर ईच फाइल ट्रांसफ़र। और जो दूसरा कंट्रोल कनेक्शन होता है वो हमेशा जब तक हमारा FTP का सेशन है तब तक वो कनेक्ट रहेगा। अब हम देखते हैं FTP के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि भाई फाइल्स को ट्रांसमिट करता है और शेयर करता है ना, ये तो इजीली हमें पता है, आप सबको पता भी है। सेकंड क्या है कि भाई इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स। मतलब भाई अब दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं ना, यूज हो रहा है, उन दोनों कर रहे हैं एक दूसरे चीजों का। टू ट्रांसफर डेटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली। और सबसे मेन बात, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, ये TCP/IP प्रोटोकॉल्स को यूज करता है टू एनेबल डेटा ट्रांसफर। FTP का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड करने में। ठीक है, फ्रॉम और टू सर्वर। जब हम सर्वर से कुछ फाइल ले रहे हैं तो उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं, और जब हम सर्वर में कुछ फाइल डाल रहे हैं तो हम उसको अपलोडिंग कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि FTP क्या होता है, कनेक्शंस क्या क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक देखिए उसके बारे में थोड़ा सा। और अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि जब हम फाइल को शेयर करते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है कि भाई डायरेक्टरी डिफरेंट हो जाए, उनकी जो फाइल्स की नेमिंग कन्वेंशंस है वो अलग हो जाए, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स FTP में सॉल्व की गई है, इसीलिए हम फाइल ट्रांसफ़र करने में FTP को यूज़ करते हैं। ओके, अब इसी चीज को इस डायग्राम के थ्रू समझिए। यहाँ पे दो क्लाइंट्स है, FTP क्लाइंट 1 और 2, एक सर्वर है, तीनों आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है। अगर क्लाइंट 1 ने नेटवर्क में कुछ डाला तो उसको हम अपलोडिंग बोलते हैं, सॉरी डाउनलोडिंग लिख दिया मैंने, अपलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, और जब नेटवर्क से क्लाइंट कुछ ले रहा है तो उसको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी इशू आता है तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो क्लाइंट है उसके पास कितने कंपोनेंट होते हैं, 3। कौन कौन से, यूज़र इंटरफेस, क्लाइंट कंट्रोल प्रोसेस और क्लाइंट डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। सर्वर के पास कितने होते हैं भाई, 2, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस और सर्वर डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अब आगे देखिए, कंट्रोल कनेक्शन क्या होते हैं। जो कंट्रोल कनेक्शन है वो कंट्रोल प्रोसेस के बीच में बनते हैं और डेटा कनेक्शन डेटा ट्रांसफर के बीच में बनते हैं। डायग्राम में देखिए यहाँ पर, तो जो कंट्रोल कनेक्शन है वो सर्वर कंट्रोल प्रोसेस और क्लाइंट कंट्रोल प्रोसेस के बीच में बनेगा, और जो डेटा कनेक्शन है वो सर्वर डेटा ट्रांसफर और क्लाइंट डेटा ट्रांसफर के बीच में एस्टेब्लिश होता है। अब FTP पोर्ट के बारे में बात करें तो एक पोर्ट नंबर 21 और एक पोर्ट नंबर 20 यूज होता है। 21 को हम कंट्रोल कनेक्शन में यूज करते हैं और 20 को डेटा कनेक्शन में यूज करते हैं। तो चलिए, अगर आपको याद है तो बताइए कि HTTP का पोर्ट नंबर कितना था, 80, और HTTP सिक्योर का 443 था। ठीक है, कल की जो लास्ट क्लास अपलोड हुई है उसमें हमने बताया था।
अब FTP की वर्किंग इस डायग्राम के थ्रू समझिए, इजी सा डायग्राम है, आप एग्जाम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लिखा नहीं है, मतलब मैंने क्लाइंट के 3 कंपोनेंट हैं 1 2 3 और सर्वर के 2 कंपोनेंट हो गए, कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, इसमें यूजर इंटरफेस नहीं होता सर्वर के पास। क्लाइंट के पास जो यूजर है वो कनेक्ट करेगा, क्लाइंट का मतलब यहाँ पे ब्राउजर है और सर्वर का मतलब यहाँ पे वेबसाइट समझिए। ठीक है, तो यूजर ने ब्राउजर से कनेक्ट कर लिया थ्रू यूजर इंटरफेस। ओके, उसके बाद देखिए जो नेटवर्क है वो यहाँ पे TCP IP है, कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शंस एस्टेब्लिश हो जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसेस और डेटा प्रोसेसेस के बीच में। यहाँ पे जो क्लाइंट ब्राउजर की स्टोरेज है वहां से डेटा को वो ट्रांसफर कर सकता है जो भी उसको यूज करना है। दूसरी साइड में सर्वर की स्टोरेज होगी, वहां से वो डेटा को ट्रांसफर या यूज कर सकता है। ठीक है, ये FTP की वर्किंग थी। आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया कि जो कंट्रोल कनेक्शंस होते हैं वो पूरे FTP सेशन में के दौरान कनेक्ट रहेंगे और जो डेटा कनेक्शंस होते हैं जब फाइल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब वो ओपन रहेगा और जब फाइल ट्रांसफ़र करना बंद कर देंगे तब वो कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा FTP। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं टेलनेट के बारे में। टेलनेट के बारे में पढ़ने से पहले देखिए रिमोट डेस्कटॉप, ये एक सेपरेट प्रोग्राम होता है या फीचर होता है फाउंड ऑन मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ए यूजर टू एक्सेस एन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम डेस्कटॉप। मतलब कि जो रिमोट डेस्कटॉप है ये आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फीचर या एक अलग से प्रोग्राम ऐड किया गया है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम वहां पे रिमोटली नहीं है, हम कहीं और बैठे हैं लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिमोट लॉगिन क्या होता है? दैट अलाउज ए यूजर टर्मिनल टू कनेक्ट टू ए होस्ट कंप्यूटर वाया ए नेटवर्क और डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन लिंक and to interact with the host is termed as remote login। तो रिमोट लॉगिन जो होता है वो उसकी हेल्प से एक यूजर दूसरे होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा, लेकिन किसके थ्रू? या तो किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करेगा या कोई डायरेक्ट लिंक हो उसके थ्रू कनेक्ट करेगा और इसी चीज को क्या बोलते हैं? रिमोट लॉगिन बोलते हैं। और आगे देखिए कि जो टेलनेट है वो हम रिमोट लॉगिन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि हम तो टेलनेट क्या होता है, अगर अभी तक आपको नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप सिंपली देख सकते हो सबसे ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि टेलनेट इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए कनेक्शन विद ए रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, किसी दूर रखे हुए कंप्यूटर से कनेक्ट करने में यूज होता है। या फिर टेलनेट इज अ रिमोट लॉगिन दैट हेल्प्स ए यूजर टू लॉग इन अनदर यूजर्स टर्मिनल बीइंग इट्स ओरिजिनल यूजर। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो देखिए, मान लीजिए मैं मेरे लैपटॉप पे काम कर रही हूँ और कोई और किसी दूसरे लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो वो इस टेलनेट रिमोट लॉगिन की हेल्प से वहाँ दूसरे जो लैपटॉप पे काम कर रहा है वो मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है। अगर हम म्यूचुअली कमांड्स डालें टेलनेट की तो वो मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। मीन्स कि जो मैं यहाँ वो अपने कीबोर्ड से वहाँ पे जो टाइप करेगा वो यहाँ पे मेरे कीबोर्ड पे टाइप होगा। ठीक है, मेरे मॉनिटर पे टाइप होगा। तो समझ रहे हैं आप कि टेलनेट में क्या कहना चाह रही हूँ कि रिमोट कंप्यूटर को हम यूज कर सकें। दूसरी बात देखिए, अब मुझे जो मेरे कंप्यूटर पे जो जो परमिशंस मिली है ना यूज करने की, वही सारी परमिशन जिसने मेरे कंप्यूटर को टेलनेट के थ्रू कनेक्ट किया है उसको भी मिलेंगी। ठीक है, वो एकदम सेम एज इट इज ओरिजिनल यूजर की तरह वर्क करेगा। क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है बेस्ड ऑन रिलायबल कनेक्शन। यहाँ पे देखो टेलनेट की वर्किंग कैसे होती है। अगर हमें टेलनेट भाई अपने लॉगिन करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कमांड टाइप कीजिए, टेलनेट और होस्ट एड्रेस लिखिए या फिर टेलनेट और IP एड्रेस लिखिए। लिखने के बाद जो हमारा टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम है
वो स्टार्ट हो जाएगा लोकल मशीन पे। उसके बाद जो क्लाइंट है वो टीसीपी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद मतलब हम रिमोटली कनेक्ट हो गए हैं, रिमोटली लॉगिन हो गया है। अब वो अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करे वो मैं अपनी स्क्रीन पर देख सकती हूँ। ठीक है, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ कोई भी मेरे कंप्यूटर की फाइल ओपन कर सकता है। अगर हमें लॉग आउट करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लॉग ऑफ और लॉग आउट कीजिए, टेलनेट से बाहर आ जाएंगे। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया टेलनेट क्या होता है। अब एक बार टेलनेट को डायग्राम के थ्रू समझिए कि जैसे ये टेलनेट क्लाइंट है, यहाँ पे ये उसका टर्मिनल है, दूसरी साइड टेलनेट सर्वर है, वो उसका सूडो टर्मिनल है। दोनों टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, अब इधर देखिए ये लोकल कंप्यूटर कैरेक्टर सेट होगा इनका, वो उनका रिमोट कंप्यूटर कैरेक्टर सेट होगा। अब ये रिमोट वाला अपने कीबोर्ड से जो टाइप करेगा वो मेरी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये है टेलनेट रिमोट लॉगिन। टेलनेट का पोर्ट नंबर है 23। तो ये ठीक है, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आप लोगों को पता है कि ईमेल को सेंड करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ईमेल को सेंड करने के लिए ये सिर्फ आउटगोइंग मैसेजेस को हैंडल करता है, इनकमिंग मैसेजेस का इसका कोई मतलब नहीं होता। SMTP जो है मैसेजेस को क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ उसको फॉरवर्ड करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। It uses TCP to send messages to another host। जो SMTP है वो TCP और IP को यूज करता है मैसेज सेंड करने के लिए दूसरे होस्ट पे। ठीक है, SMTP जो है मेल सेंड करने में यूज हो रहा है, केवल मैसेज को फॉरवर्ड करता है। रिसीव करने के लिए POP का यूज होता है, इसको हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको मेल सेंड करनी है तो उस जो ईमेल क्लाइंट है उसके पास एड्रेस होना चाहिए किसका, SMTP सर्वर, और जो रिसीविंग करने वाला सर्वर है उसका भी। और रिसीव करने वाला सर्वर या तो POP होगा या फिर IMAP होगा। ठीक है, SMTP का पोर्ट नंबर 25 है। हम एक सेम कंप्यूटर या फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स पे भी अपने ईमेल को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक सिंगल मैसेज को बहुत सारे लोगों के पास एक साथ भेज सकते हैं। उस मैसेज में, उस ईमेल में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप प्राइवेट नेटवर्क पे भी डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। SMTP का एक कंपोनेंट SMTP क्लाइंट और एक SMTP सर्वर होता है और ये दोनों एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। SMTP क्लाइंट साइड में होगा, SMTP सर्वर रिसीवर साइड में होगा। ठीक है, इंटरनेट TCP/IP के थ्रू ये लोग कनेक्ट रहेंगे। उसके बाद जो ये क्लाइंट और सर्वर है इनके भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हो, एक है UA और दूसरा है MTA। दोनों साइड में, एक साइड में वो MTA क्लाइंट हो जाएगा, दूसरी साइड में वो MTA सर्वर है। UA का मतलब है यूजर एजेंट, MTA का मतलब है मेल ट्रांसफर एजेंट। UA का काम क्या है, मैसेज को प्रिपेयर करना, मैसेज को क्रिएट करना। ठीक है, MTA का काम क्या है, उस मैसेज को सेंड करना, ट्रांसफर करना। अगर आप चाहते हो कि भाई आप एक से ज्यादा MTA मेल ट्रांसफर एजेंट यूज करना चाहते हो तो आप रिलाइंग सिस्टम की हेल्प से कर सकते हो। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि मैंने एक MTA रिलाय क्लाइंट साइड में और एक सर्वर साइड में ऐड किया है इंटरनेट पर। अगर आपको TCP/IP प्रोटोकॉल यूज नहीं करना, आप प्राइवेट नेटवर्क पे डेटा ईमेल सेंड करना चाहते हो तो आप मेल गेटवे का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम एक MTA यूज करेंगे, रिलाय MTA। ठीक है, जिसमें हम TCP/IP प्रोटोकॉल्स का यूज नहीं करेंगे। आप डायग्राम में भी देख सकते हो मैंने MTA यूज किया है। MTA जो है प्राइवेट नेटवर्क पे डेटा को या ईमेल को सेंड कर रहा है। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ गई। काफी सिंपल सा टॉपिक है, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट है। मेन पॉइंट्स को मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। अगर वर्किंग की बात करें तो आप लोगों को पता है कि आप मेल कैसे लिखते हो। सबसे पहले आप मेल को कंपोज करते हो और कंपोज हम करते हैं यूजर एजेंट की हेल्प से। ठीक है, उस मैसेज में क्या होती है, दो चीजें होती है। एक तो होती है मैसेज की बॉडी जो कि मेन पार्ट होता है, दूसरा होता है हेडर। हेडर के अंदर रिसीवर के एड्रेस, सेंडर एड्रेस, सब्जेक्ट, ये सब जानकारी होती है। उसके बाद आप सेंड बटन पे क्लिक करते हो, मैसेज चला जाता है। SMTP पोर्ट नंबर 25 यूज करके उस मैसेज को सेंड करता है।
देन डिलीवरी होती है उस मेल की, जो आपने ईमेल एड्रेस लिखा उसके अंदर एक यूज़र नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। उस यूज़र नेम और डोमेन नेम की हेल्प से मैसेज अपने डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाता है। उसके बाद देखिए कि आप हर वक्त तो ऑनलाइन रहते नहीं है, ऑफलाइन रहते हो, तो इसीलिए जब हमने डेटा को सेंड किया तो सबसे पहले वो मैसेज इनकमिंग सर्वर के पास या हम कहें मेल डिलीवरी एजेंट के पास वो स्टोर होता है, ठीक है, और फिर वेट करता है कि कब उसको रिट्राइव किया जाएगा, ठीक है, मेल डिलीवरी एजेंट के पास। देन उस जो हम अपना डेटा है उसको ईमेल है उसको रिट्राइव करते हैं, मेल डिलीवरी एजेंट से हम रिट्राइव करते हैं, और किसकी हेल्प से, यूज़र एजेंट की हेल्प से। अब आप रिट्राइव करने के लिए क्या करोगे, अपने मेल को लॉगिन करोगे, तो इसीलिए आप मेल यूज़र एजेंट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई SMTP के बारे में। अब हम POP पढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, मेल को रिट्राइव करने के काम आता है, लेकिन ये कहाँ से रिट्राइव करता है, मेल सर्वर से रिट्राइव करता है, ठीक है। सिंपल है, टेक्स्ट बेस्ड है, कुछ ही गिने चुने इसके अंदर फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्लाइंट और मेल सर्वर के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो कि आप अपना लॉगिन करके करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू समझिए कि जो सेंडर है, सेंडर मेल सर्वर है, रिसीवर मेल सर्वर है, दोनों इंटरनेट से कनेक्ट है। अब रिसीवर मेल सर्वर तक डेटा SMTP ने पहुंचा दिया, ईमेल पहुंचा दिया। अब उस रिसीवर मेल सर्वर से हमारे कंप्यूटर तक उस ईमेल को कौन लेके आएगा, POP3, या फिर हम उसको कह सकते हैं मैसेज एक्सेस एजेंट, ठीक है। रिसीवर के जो मेल सर्वर है उस मेल सर्वर से हमारे कंप्यूटर में तक उस मेल को रिट्राइव कौन करेगा, मैसेज एक्सेस एजेंट। यह तो या POP होगा या फिर ये IMAP होगा। SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है जो केवल मैसेज को फॉरवर्ड करता है, POP एक पुल प्रोटोकॉल है जो मैसेज को रिट्राइव करता है। पोर्ट नंबर देखिए इसके 110 है जो कि बाय डिफॉल्ट यूज होता है, नॉन एनक्रिप्टेड होता है, और 995 जो है वो कि एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। इतनी बात आपको POP के बारे में समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए कि हमारे मेल सर्वर तक डेटा, ईमेल किसने पहुंचा दिया, डेटा या ईमेल SMTP ने पहुंचा दिया। अब एक मेल सर्वर है, एक हमारा खुद का कंप्यूटर है, तो यहाँ पे मेल सर्वर पे POP3 सर्वर इंस्टॉल रहेगा और क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर POP3 क्लाइंट इंस्टॉल रहेगा। ये दो बात याद रखिएगा। इनकी जो हिस्ट्री देखें तो पहला वर्जन 1984 में आया था, दूसरा 85 में, तीसरा 88 में आया था। लेकिन जो तीसरा वर्जन है उसको 10 साल के लिए रिवाइज किया गया और फिर 1996 में पब्लिश हुआ। इसकी वर्किंग देखिए, क्लाइंट और सर्वर है दोनों साइड में। सबसे पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे आप अपना, पहले आप यूजर नेम डालेंगे, ओके है, पासवर्ड डालो, ओके है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। फिर आप मेल्स की लिस्ट चेक कर सकते हो, सर्वर आपको बताएगा कि किस ईमेल का कौन सा नंबर है, साइज है, आप रिट्राइव कर सकते हैं और 1 by 1 ईमेल्स को रिट्राइव कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि जब आप सारे ईमेल्स को रिट्राइव कर लेंगे ना, तो जो मेल सर्वर है वहां से सारा ईमेल डिलीट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज देखिए, ऑफलाइन पे काम करता है, फास्ट है, इजी है, साइज ने की कोई लिमिट नहीं है, इजी टू कॉन्फ़िगर है, यूज करने में आसान रहता है। उसी के साथ डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, अभी मैंने बताया कि भाई सारा डेटा मेल सर्वर से डिलीट हो जाएगा, लेकिन तो फिर आप उसको ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको अपनी एक कॉपी उसके ऊपर छोड़नी पड़ेगी। एक लोकल मशीन पे जो हमारा मेल फोल्डर है उसको दूसरी मशीन पे ले जाना में काफी डिफिकल्टी होती है। सब कुछ हमारा लोकल मशीन पे है, तो आप वायरस भी आ सकते हैं, ईमेल फोल्डर भी करप्ट हो सकता है, ठीक है, और कोई भी उस मेल को रीड कर सकता है। अगर मेरे अलावा कोई उस सिस्टम पे बैठा तो वो भी उसको रीड कर सकता है। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब आते हैं हम IMAP, जो कि है हमारा दूसरा मैसेज एक्सेस एजेंट, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। ईमेल्स को रिसीव करने के काम आता है और ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इसके अंदर TCP के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, आप देख सकते हो, और पोर्ट नंबर 143 बाय डिफॉल्ट इसमें यूज होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको IMAP के बारे में।
जो IMAP प्रोटोकॉल है वो रिजाइड करता है ऑन TCP IP ट्रांसपोर्ट लेयर। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 143 काम करता है और 993 143 नॉन एनक्रिप्टेड है और 993 एनक्रिप्टेड है। ठीक है, इसके एडवांटेज देखिए, इसमें हम ईमेल को रिमोट सर्वर से एक्सेस करते हैं, मतलब कि मेल सर्वर से, जबकि जो POP है वो हमारी लोकल मशीन पे स्टोर कर देता था और मेल सर्वर से डिलीट कर देता था। तो लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, लोकल मशीन वाला सिस्टम इसके अंदर नहीं होता। हम ऑनलाइन अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। मैसेज फ्लैग होते हैं इसके अंदर कि भाई कौन सा मैसेज रीड कर लिया, कौन सा अनसीन है। मल्टीपल मेल बॉक्सेस हो सकते हैं। आप किसी भी मेल को डाउनलोड करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक पोर्शन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा मैसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेल को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ऐसा POP में नहीं होता था। हम अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, ईमेल हेडर को चेक कर सकते हैं और हिरार्की भी मैनेज कर सकते हैं। और मैं कहूँ तो कि भाई ये POP के जितने भी डिसएडवांटेजेस थे ना, ड्रॉबैक थे, उनको रिमूव करता है। POP एक ऑफलाइन मेल एक्सेस मॉडल था और IMAP एक ऑनलाइन मॉडल है। आज की डेट में हर कोई इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक सिस्टम पे ही अपना मेल रखे, वो चाहता है कि वो अपने कंप्यूटर्स पे भी एक्सेस कर ले, मोबाइल फोन से भी एक्सेस करे, टैबलेट से भी एक्सेस करे, तो IMAP का यूज होता है। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP के मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP/IP इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट। मतलब क्या है कि ये इंटरनेट पे जितने भी हम कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को, उसके लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, OSI एक थियोरेटिकल अप्रोच थी। इट डिफाइंस द रूल्स, कि ये रूल्स डिफाइन करता है कि भाई वो जो कंप्यूटर है वो कैसे कनेक्ट करेंगे, उन सबको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो इंटरनेट पे कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो या हम कहें कि ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। और कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं इसके अंदर? एक TCP और एक IP, दो प्रोटोकॉल इसके अंदर हम पढ़ते हैं। TCP/IP जो है, आपने SMTP या ईमेल प्रोटोकॉल्स के टाइम में भी देखा होगा कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ईमेल ट्रांसमिशन में भी इसका यूज़ हो रहा था। दूसरा, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइंडिंग पाथ फॉर द डेस्टिनेशन, मतलब कि रूट भी फाइंड आउट करता है कि हमारा जो भी डेटा है वो कैसे जाएगा। मैसेज को स्प्लिट करता है इनटू सेवरल डेटाग्राम्स। अगर हमारा जो डेटा का साइज काफ़ी बड़ा है तो उसको ये डिवाइड भी कर देता है। फिर जो ये हमारे डेटाग्राम्स है वो अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पाथ को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन TCP/IP जो है ना, वो ये मेक श्योर करेगा कि जो डेटाग्राम है वो डेस्टिनेशन पे करेक्टली पहुंचे, मतलब आगे पीछे ना जाए, जिस भी सीक्वेंस में वो था उसी सीक्वेंस में वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे। और IP का काम क्या होता है? IP का काम होता है पैकेट को मूव करवाना। TCP का काम है कि डेस्टिनेशन को करेक्टली पहुंचाना, और IP का काम होता है पैकेट को मूव करवाना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब कि मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो IP है वो एड्रेस पार्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, एड्रेस पार्ट मतलब कि लॉजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग चलता है, ये एड्रेस पार्ट को हैंडल करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। और डेस्टिनेशन पे वो डेटाग्राम ठीक सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में पहुंचे, इस बात की श्योरिटी TCP देता है। ठीक है, IP जो लॉजिकल एड्रेस पे काम कर रहा है वो क्या चेक करेगा? वो हमारे डेटा को मूव करवाएगा। और TCP ये चेक करता है कि हमारा डेटा करेक्ट सीक्वेंस में वहाँ पर पहुँचे। तो ये थे TCP और IP के बारे में। अब हम पढ़ते हैं VoIP के बारे में। फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो आजकल हम वॉइस कॉल करते हैं, उसके अंदर वॉइस कॉल अगर आपको करनी है इंटरनेट के थ्रू, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू, तब हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये जो VoIP है ये कैसे काम करता है। अब हाउ VoIP इंटरनेट वॉइस वर्क्स, तो इसके लिए जो हमारी वॉइस है, जो मैं अभी बोल रही हूँ, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है बाय VoIP सर्विसेज। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या कहता है कि हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं फ्रॉम ए कंप्यूटर हैविंग ए स्पेशल अडेप्टर। ओके,
या फिर वायरलेस हॉटस्पॉट्स अगर आप यूज़ करें, जैसे किसी एयरपोर्ट पे जाएं, हॉस्पिटल पे जाएं, वहाँ पे उनका हॉटस्पॉट लेके आप अपने फ़ोन में वाईफाई यूज़ करके भी इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है भाई? एक तो इंटरनेट होना चाहिए हाई स्पीड, फिर चाहे वो मीडियम मोडेम के थ्रू हो या फिर कोई हाई स्पीड सर्विस जैसे लैन हो। एक कंप्यूटर होगा, अडेप्टर होगा या कोई स्पेशलाइज्ड फ़ोन होगा। अगर कंप्यूटर से आप कर रहे हो तो एक माइक्रोफोन भी चाहिए हमें, और कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ VoIP सर्विस जो है केवल कंप्यूटर पे ही काम करती है और कुछ केवल फ़ोन पे ही काम करती है। ठीक है, कुछ सर्विसेज जो है अलाउ करती है कि जो हमारे ट्रेडिशनल फ़ोन है हम उससे ही कनेक्ट कर लें एक अडेप्टर के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये था VoIP के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो वॉइस कॉल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक अडेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम टेलीफोन को किसी अडेप्टर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो हम सिंपली ऐसे डायल करते हैं, जैसे हम अपने फ़ोन में डायल करते हैं ना, वैसे हम डायल कर सकते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें एक डायल टोन भी देता है। एडवांटेज देखिए, एनालॉग सिग्नल से ज़्यादा स्मूथ कनेक्शन होता है पेइंग, और इसमें ये कह रहा है कि अगर हम इंटरनेट से अपना कॉल करेंगे तो हमें भाई फ़ोन का अलग से बिल नहीं पे करना पड़ेगा, एक इंटरनेट का ही हमें रिचार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। कुछ एड ऑन सर्विसेज भी मिलती है हमें, वो हम आगे देखेंगे। डिसएडवांटेजेस में क्या है? अगर पावर में कुछ खराबी है, पावर कट हो जाए तो ये काम नहीं करता है। दूसरा, हम इमरजेंसी नंबर पे डायरेक्टली ये हमें कनेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे हमारे फ़ोन में होता है ना कुछ इमरजेंसी नंबर्स, नेटवर्क नहीं है तो हम कॉल कर लें, लेकिन VoIP सर्विस के अंदर ये ऑप्शंस नहीं है। कुछ में है, सभी में नहीं है। सर्विस प्रोवाइडेड कौन सी है भाई? फ़ोन टू फ़ोन हो सकता है, PC टू फ़ोन है, फ़ोन टू PC, फैक्स टू ईमेल, ईमेल टू फैक्स, वॉइस टू ईमेल, फैक्स टू फैक्स, यूनिफाइड मैसेजिंग, वायरलेस कनेक्टिविटी, और भी बहुत सारी सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब डिफरेंस देख लो VoIP और ट्रेडिशनल फ़ोन लाइन में क्या है भाई? VoIP में डिजिटल मेथड यूज़ होता है ट्रांसमिशन के लिए, उसमें एनालॉग होगा। इसमें सबसे जो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, उसके अंदर ट्रेडिशनल फ़ोन लाइन से काम चलता है। VoIP लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम कॉस्ट लगती है, चीपर है, ट्रेडिशनल वाला हायर हो जाएगा। VoIP में ज़्यादा सर्विसेज हैं, उसमें लिमिटेड है। पावर आउटेज हो जाए तो काम नहीं करेगा, ट्रेडिशनल करता है। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, मे नोट, और उसमें कर सकते हैं। डायरेक्टरी असिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी, और ट्रेडिशनल में होती ही है। प्रोटोकॉल होते हैं इसके H.323 और SIP फुल फॉर्म है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो ये था हमारा छोटा सा VoIP के बारे में। अब हमारा लास्ट प्रोटोकॉल हम देखते हैं, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, या हम कहें कि ये एक TCP/IP प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है टू कनेक्ट वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये टेलीफोन लाइंस या इंटरनेट के ऊपर हमारा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। सबसे मेन फीचर इसका इनकैप्सुलेशन होता है कि लेयर 3 के प्रोटोकॉल्स को, उसके डेटा को कैसे इनकैप्सुलेट करें हम फ्रेम्स में, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल देखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमें सिंक्रोनियस लिंक भी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि ISDN, और एसिंक्रोनियस लिंक भी देता है, जैसे कि डायल अप सर्विसेज। ठीक है, ये P3 करता है। उसके बाद P3 का और काम क्या है? It is mainly used for communication between two devices. ठीक है, it can be used over many types of physical network. कहाँ यूज़ हो सकता है? सीरियल केबल में, फ़ोन लाइन में, ट्रंक लाइन में, सेल्यूलर फ़ोन में, फाइबर ऑप्टिक में, जैसे कि सोनेट, उन सभी पे P3 काम करता है। अब जो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है वो यूज़ होती है टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर द ट्रांसमिशन स्टार्ट्स एंड एंड्स। ठीक है, तो इन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो P3 को प्रोटोकॉल को यूज करेगा टू प्रोवाइड डायल अप एक्सेस टू इंटरनेट। समझ में आ रही है बात? कि जो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है वो तो हमारे ट्रांसमिशन को देखेगा, फाइंड आउट करेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो किस प्रोटोकॉल को यूज करेगा? P3 को, कि वो उसको डायल अप एक्सेस दे टू इंटरनेट। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? देखो, ये फ्रेम्स का फॉर्मेट डिफाइन करता है। डेटा लिंक लेयर पे काम करता है ना, तो वहाँ पे पैकेट जो फ्रेम्स की फॉर्म में होते हैं। दूसरा, लिंक कैसे एस्टेब्लिश होगा, ये भी यही डिफाइन करता है। ठीक है, इट डिफाइंस हाउ दिस लिंक एस्टेब्लिशेस। तीसरी बात, डेटा कैसे एक्सचेंज होगा,
हाउ डेटा विल एक्सचेंज एंड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगी वो भी ये डिफाइन करता है। सबसे मेन फीचर जो है वो इसका इनकैप्सुलेशन होता है कि ये डिफाइन करता है कि हाउ नेटवर्क लेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द पेलोड आर इनकैप्सुलेटेड इन द डेटा लिंक फ्रेम। ऑथेंटिकेशन को डिफाइन करता है, प्रोसेस बिटवीन टू डिवाइसेस, हैंड शेकिंग और पासवर्ड हमारा कैसे एक्सचेंज होगा, इन सब सारी चीज़ों की बातों का ध्यान कौन रखता है? P3। फ्लो कंट्रोल नहीं प्रोवाइड करवाता। एरर कंट्रोल का भी सिंपल सा इजी सा मैकेनिज्म है इसमें। एड्रेसिंग मैकेनिज्म भी थोड़ा कम ही है इसमें, ठीक है। ये सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं करवाता। एक बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ बाइट्स और कैरेक्टर्स है, और इसको हम वैन प्रोटोकॉल भी यूज करते हैं। लैन और इथरनेट ये यूज नहीं करता, वैन पे प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में आप यूज कर सकते हो। मल्टी प्रोटोकॉल डेटा जब आपको ट्रांसमिट करने हैं बिटवीन टू कनेक्टेड कंप्यूटर, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। राउटर एक पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस है। अब लेयर की बात कर ली जाए, 3 लेयर है। लिंक लेयर प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कंट्रोल करेगा ट्रैफिक को, ट्रांसपोर्ट करेगा। IPCP इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये परमिट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ IP पैकेट्स ओवर एस्टेब्लिश्ड P3 लिंक, ठीक है। स्पीड इसमें हम फास्ट रखेंगे क्योंकि थोड़ा इजी सा ही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि IP एड्रेस होता क्या है। एवरी कंप्यूटर इन ए नेटवर्क हैज़ एन IP एड्रेस बाय विच इट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस्ड। आप लोगों को भी पता है, सबको पता है हमें कि जो कंप्यूटर के पास एक ऐसा एड्रेस होता है जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। और उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? IP एड्रेस बोलते हैं। IP एड्रेस ही जो है वही एड्रेस होता है जो उसको दूसरे बाकी डिवाइसेस से इंटरनेट या नेटवर्क पे उसको अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है उसको, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये आपका है, ये PC उसका है, ठीक है। उसके बाद देखिए IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो कि डिफाइन करता है सेट ऑफ कमांड्स डायरेक्टिंग द सेटअप ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड थ्रू द इंटरनेट और एनी अदर लोकल नेटवर्क। जैसे हमने कल की जो क्लास की थी TCP/IP, उसमें भी हमने बताया था कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो हमारा जो डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है उसका सेटअप को भी डायरेक्ट करता है, उसके ये भी बताता है कि हमारा डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जो IP एड्रेस है वो एक आइडेंटिफायर है। क्या है वो? एक आइडेंटिफायर है दैट एनेबल्स योर डिवाइस टू सेंड और रिसीव डेटा पैकेट अक्रॉस द इंटरनेट। अब देखिए IP एड्रेस के पास एक्चुअली में होता क्या है। तो IP एड्रेस के पास जो है आपकी जो कंप्यूटर है उसकी क्या होती है? लोकेशन होती है। IP एड्रेस हमारे कंप्यूटर की लोकेशन को स्टोर करके रखता है, जिससे कि वो अवेलेबल मतलब कि अलाउ करे कि कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, उस लोकेशन के थ्रू। अब जो IP एड्रेस होता है उसके पास देखिए कि क्या होता है और कैसी इंफॉर्मेशन होती है। तो IP एड्रेस के पास जो है, जो भी डाटा होता है, जो भी उसका एड्रेस होता है, वो हम डॉट से सेपरेट करते हैं। वो 4 पेयर का एड्रेस होता है, ठीक है। 4 पेयर मतलब 32 बिट का जो हमारा एड्रेस होता है, जहाँ पे एग्जांपल में 255 देख रहे हो, ये रेंज 0 से लेके 255 तक हो सकती है। अब जो ये डॉट मैंने बताया, इस नोटेशन को बोलते हैं डॉट डेसिमल नोटेशन, ठीक है। हर मशीन के पास एक अपना खुद का नंबर होता है, खुद का अपना एक एड्रेस होता है जो कि 32 बिट का होता है। उसी 32 बिट एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? IP एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए कि जो IP एड्रेस है वो मतलब कि जनरेट कैसे होता है। तो वो अपने आप तो नहीं होता है, उसको जनरेट किया जाता है IANA के द्वारा। IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये जो ICANN की एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। वह ICANN का मतलब क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, 1998 में आई थी, सिक्योरिटी भी मैनेज करती है। तो ये IANA जो IP एड्रेस को प्रोड्यूस करता है, या हम कहें कि जनरेट करता है, जो कि ICANN का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि जो IP एड्रेस है वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। कैसे? कि मान लो आप अभी अपने घर पे काम कर रहे हो,
ठीक है, आपका एक आईपी एड्रेस है, फिर आप अपने घर से चले गए ऑफिस में, अब अपने लैपटॉप को भी साथ लेके चले गए या किसी होटल में चले गए, तब आपका जो आईपी एड्रेस है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अगर हमारा इंटरनल जो इन्वायरमेंट है हमारे डिवाइस का, अगर वो चेंज हो जाए तो हमारा आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है। अब बात करें आईपी एड्रेस के क्लासिफिकेशंस की, मतलब कि आईपी एड्रेस को किस तरह क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए, एक है यहाँ पे पब्लिक और एक प्राइवेट, इसके अलावा और भी हम देखेंगे, पर ये थोड़े मेन है तो पहले हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? जो भाई सेम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करवाए। पब्लिक आईपी एड्रेस जो भाई किसी नेटवर्क के बाहर कम्युनिकेट करवाए। ठीक है, और ये कौन असाइन करता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पब्लिक भी 2 टाइप्स का है, डायनामिक और स्टैटिक। नाम से ही पता चलता है कि डायनामिक ऑटोमेटिकली चेंज करेगा और स्टैटिक कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक बार आपने जो आईपी एड्रेस असाइन कर दिया वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा इजी सा है, इसीलिए स्पीड थोड़ी हाई है मेरी इसमें। प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो किसी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करता है, मतलब उसका स्कोप क्या है? लोकल। पब्लिक का ग्लोबल है। ये नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर रहा है, वो नेटवर्क के बाहर करवाता है। प्राइवेट लैन के लिए काम करता है और पब्लिक के जो आईपी एड्रेस है उसके थ्रू हम इंटरनेट सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। प्राइवेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पब्लिक नहीं होता। अगर आपको अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस चेक करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फिग टाइप करिए, आ जाएगा। और अगर आपको अपना पब्लिक आईपी एड्रेस चेक करना है तो आप गूगल पर व्हाट इज माई आईपी टाइप करेंगे, तब वो आपको दिखाएगा। ठीक है, ये कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेस के रेंजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो इनके अलावा जो बच गई वो सारी किस में आ जाएंगी? पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी रेंज। पब्लिक और प्राइवेट में जो पब्लिक अनसिक्योर होता है, ठीक है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस को क्या चाहिए? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। अब ये देखिए कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उस जो आपने यूज़ किया आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो यूनिक होता है, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। प्राइवेट को राउटर असाइन करता है और पब्लिक को आईएसपी असाइन करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंस। आपको समझ में आ गया होगा, चलो अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। शेयर्ड आईपी एड्रेस क्या होता है? आपको नाम से पता चल रहा है, शेयर मतलब कि ये आईपी एड्रेस बांटा जाएगा, शेयर किया जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स अपने आईपी एड्रेस को शेयर करती है, तो ये जो शेयर्ड आईपी एड्रेस होते हैं उनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और इनका एक बेनिफिट ये होता है कि जो इसकी कॉस्ट होती है ना आईपी एड्रेस को रेंट करने की, वो बट जाती है। डेडिकेटेड आईपी एड्रेस क्या होता है? ये किसी पर्टिकुलर कंपनी को या इंडिविजुअल जो है वो खुद पूरा यूज़ करता है। ठीक है, इसके साथ एक अलग से बेनिफिट्स आते हैं, जैसे कि उसको सिक्योर और सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप है, वर्जन 4 और वर्जन 6। वर्जन 4 32 बिट का होता है, वर्जन 6 128 बिट का होता है। तो वर्जन 4 के बारे में अगर आप बात करो, 32 बिट का मतलब क्या है? 4 बाइट है। ठीक है, और इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, A B C D और E। अब इन क्लासेस की रेंज देख लेते हैं, तो 0 to 127, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239 और 240 से 250। क्लास ए बी सी कमर्शियल पर्पज में यूज होती है, क्लास डी को हम मल्टीकास्टिंग में यूज करते हैं, क्लास ई को हम रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लूप बैक एड्रेस क्या होता है। ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो रिजर्व कर दिया जाता है और इस एड्रेस की रेंज स्टार्ट होती है 127000 से 127255255 तक। अब इसी के अंदर जो ये लास्ट एड्रेस है ना 127255255 ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईपी वर्जन 6 के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं आईपी वर्जन 6 के बारे में। अब आईपी वर्जन 6 क्यों आया? क्योंकि जो आईपी वर्जन 4 था ना वो केवल 4 बिलियन लोगों को ही एड्रेस प्रोवाइड करवा सकता था। अगर कैसे एड्रेस फाइंड आउट किया हमने 2 की पावर 32 से निकाल के हमने इसको फाइंड आउट किया, इसीलिए आईपी वर्जन 6 आया जो कि 128 बिट आईपी एड्रेस है। 8 हेक्साडेसिमल नंबर का ग्रुप है ये और सेपरेटेड विद कोलन। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने यूनिक एड्रेस ये असाइन कर सकता है? 2 की पावर 128। सबनेट मास्क देखिए, ये 32 बिट नंबर ही होता है जिसके अंदर हम होस्ट बिट को 0 और नेटवर्क बिट को 1 सेट कर देते हैं। ठीक है,
सबनेट मास्क जो है आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट एड्रेस के बीच में सेपरेट करता है। यहाँ पे जो 255 है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट एड्रेस को असाइन किया जाएगा और 0 जो है वो नेटवर्क एड्रेस को असाइन किया जाएगा। देखिए बिफोर सबनेटिंग जो है वो हमारा आईपी एड्रेस इस तरह से होता है, रिजर्व बिट, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। जब हम सबनेटिंग कर देते हैं तो हमारा जो होस्ट आईडी है वो सबनेट आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, इसके बारे में भी हमने बातें कर ली है। आपके एग्जाम में आईपी वर्जन 4 से ज़्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चन नहीं आते कि इनमें से कौन सी क्लास ए है, क्लास बी, या फिर सबनेटिंग फाइंड आउट करना नहीं आता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस देखे हैं तो वहाँ पे सबनेटिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करवाया। फिर भी मैं आपको वीडियो के एंड में सबनेटिंग निकालने का लिंक दूंगी, आप एक बार अगर देखना चाहें तो वहां से देख सकते हो कि सबनेटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लासलेस आईपी एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करेंगे किसको, हम इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज से हमें हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती है उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म है www। ठीक है, अब www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, काफी इजी सी टर्म है, कॉमनली यूज्ड टर्म है। इसी को हम वेब या फिर W3 भी बोल देते हैं। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्या है वो? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके हेल्प से इंटरनेट के ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबलिंग इंफॉर्मेशन टू बी शेयर ओवर द इंटरनेट। काफी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, इसलिए मुझे उसको पूरी तरह से हिंदी में बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है यहाँ पर। अब W3 को टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया था 1989 में सर्न में, जब वो वर्क कर रहे थे यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब कई बार हमें लगता है कि जो इंटरनेट और जो W3 है ना वो सेम चीजें है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जो इंटरनेट है वो क्या है, वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, मतलब कि वो कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करता है या और डिवाइसेस को वो इंटरकनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से हम अपना डेटा शेयर करते हैं। जबकि जो W3 जो है वो क्या है, वो कलेक्शन है किसकी, डॉक्यूमेंट्स और अदर रिसोर्सेज की, जो कि एक दूसरे से हाइपरलिंक्स या URL से कनेक्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, जबकि दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो W3 है वो डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज का कलेक्शन है, जो कि एक दूसरे से हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट, URL से कनेक्ट होते हैं। तो अभी आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जो वेब रिसोर्सेज होते हैं ना, वेब रिसोर्सेज, उनको हम किसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं? कुछ प्रोटोकॉल्स है जो कि हमारा HTTP और HTTPS है। अगर आपको एक वेब पेज को देखना है तो वेब पेज जब भी हम देखेंगे ना तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? वो एक URL से स्टार्ट होता है। किसका है? www बिगिंस विद URL, और ये URL हम कहाँ लिखते हैं? वेब ब्राउजर के अंदर लिखते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारी W3 है ना, वो सारी पब्लिक वेबसाइट्स जो भी हमें इंटरनेट पे दिखाई देती है, वो जिनको हम देख सकते हैं, उन सभी वेबसाइट्स को रेफर करता है W3। ठीक है, अब आगे देखिए कि जो these pages and documents are interconnected by means of hyperlinks, मतलब कि जो W3 है उसके पास बहुत सारी पब्लिक वेबसाइट्स है, पेजेस है, ठीक है, जिनको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और वो पेजेस हाइपरलिंक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हाइपरलिंक का मतलब क्या है कि आप एक पेज या एक टेक्स्ट पे क्लिक करो तो दूसरा न्यू पेज ओपन हो जाए। अब बात करते हैं हम वेब जनरेशन के बारे में। तो हमारे पास टोटल 4 जनरेशन आई है अभी।
1.0, 1.20, 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे 5.0, 6.0 के बारे में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम जनरली इन 4 टर्म्स के बारे में देखेंगे, 4 जनरेशन के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट जो जनरेशन है वेब 1.0। ध्यान से देखिएगा कि ये एक स्टैटिक वेब है। स्टैटिक वेब है मतलब कि क्या हुआ कि इसके ऊपर इस जो वेब 1.0 है इसमें केवल स्टैटिक पेजेस को ही होस्ट किया जाता था, मतलब केवल स्टैटिक जो पेजेस हैं उन्हीं को डिस्प्ले किया जाता था। स्टैटिक का मतलब क्या है, जो पेज आपने एक बार दिखा दिया उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हर बार आपको सेम पेज ही दिखाई देगा। दूसरी बात, ये केवल रीड किए जा सकते थे, ये जो पेजेस हैं इनमें जो फंक्शंस है ये केवल रीड किए जा सकते थे, हम इनमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, लिव जर्नल और माई स्पेस, ये एग्जाम्पल है वेब 1.0 के। अब वेब 2.0 की अगर बात कर ली जाए तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगर 2.0 तो ये क्या बताता है, ये जो हमारी जो करंट स्टेट है ना आज की डेट में इंटरनेट की, वो बताता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस 2.0 के अंदर हमारे पास यूज़र जनरेटेड कंटेंट होते हैं, मतलब कि यूज़र खुद के भी कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर सकता है। और इसके बारे में जो एक मेन बात ध्यान देने लायक है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट है और यूजेबिलिटी फॉर एंड यूज़र्स है। इसके अलावा आप एक बार देखिएगा कि जो 2.0 आया ना उसके अंदर ऐसा कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, मतलब कि हम कहें कि भाई वेब 1.0 में कुछ टेक्निकल अपग्रेड होके टेक 2.0 आई, नहीं। इसके अंदर सिर्फ इंटरनेट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। अभी तक इंटरनेट का यूज़ सिर्फ स्टैटिक पेजेस के लिए हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास कुछ और इसमें चेंजेस होके क्या क्या आ गया, हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई, ब्लॉग्स आ गए, विकीपीडिया आया, वीडियो शेयरिंग साइट्स आ गई, इमेज शेयरिंग साइट्स है, होस्टेड सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते हो आज की डेट में वो सब आ गया। तो मतलब 2.0 में क्या हुआ, 2.0 में हम इंटरनेट को थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करने लग गए। ठीक है, 1.0 के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं 3.0 की। अब कौन सी जनरेशन आती है, वेब 3.0। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.0। 3.0 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात करती है, इंडिविजुअल पर ध्यान देती है। इमर्जिंग योर सेल्फ इन डिजिटल एक्सपीरियंस एंड इट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट लाइक इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ पर्सनल डेटा, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग ऑन ब्लॉकचेन। आप ये सारे नाम आजकल सुन भी रहे होंगे ना बहुत ज़्यादा, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड डेटा, ब्लॉकचेन, ये सब। तो ये क्या हुआ, जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए। 3.0 ने क्या किया, 3.0 हमें इंडिविजुअली जो है उसको हेल्प करती है, इंडिविजुअल पर्सन का डिजिटली एक्सपीरियंस कैसा रहेगा उस पर ध्यान दिया जाता है। 4.0 इसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एंड सिमेंटिक वेब। यहाँ पे लर्निंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। इंटेलिजेंट वेब और सिम्बियोटिक वेब भी इसको बोलते हैं। अब जो आजकल नए इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, वो सब वेब 4.0 के भी देन है, या हम कहें कि वेब 4.0 में हम उनको यूज़ करने वाले हैं। अब एक बार डिफरेंस देख लीजिए 1.0, 2.0 और 3.0 का। 1.0 कब आई, 1996 से 2004 में, 2.0 2004 से 2016 और 3.0 2016 प्लस। 4.0 अभी अपने अर्लीस्ट फेजेस में चल रही है। ठीक है, 1.0 में हाइपर टेक्स्ट वेब आती थी, टिम बर्नर्स-ली ने इसका डेवलप किया था। रीड ओनली फाइल थी, स्टैटिक है, मिलियंस ऑफ यूजर थे इसमें, इकोसिस्टम को फॉलो करता है, ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक कंपनी के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें ज़्यादातर वेब फॉर्म्स देखने को मिलते थे, HTML पोर्टल, FTP का इसमें यूज़ होता था। एग्जाम्पल के लिए आप एक होम पेज को ले सकते हैं।
2.0 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सोशल वेब आ गया, जैसे विकीपीडिया। टिम ओरियली ने इसको और डेले डेगर्टी ने इसको डेवलप किया था। ये रीड और राइट दोनों पर्पज में यूज होती थी। वेब इसमें जो है डायनामिक वेब थी, ये बिलियंस ऑफ यूजर हो गए। अब वो इकोसिस्टम था, इसके अंदर यूजर का पार्टिसिपेशन और उसका इंटरेक्शन भी होने लगा। ये बाई डायरेक्शनल है और इसमें कम्युनिटी पे ध्यान दिया गया। इसमें हम वेब एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। XML, RSS, जावा यहाँ पे यूज होती थी। ब्लॉग्स और विकीज इसके एग्जाम्पल है। 3.0 की अगर बात की जाए तो ये एक सिमेंटिक वेब है। टिम बर्नर-ली ने ही इसको डेवलप किया था। ये एक एग्जीक्यूटेबल वेब है। इसमें यूजर्स ट्रिलियंस ऑफ यूजर हो गए। ये अंडरस्टैंडिंग सेल्फ मतलब खुद को समझे इस पे ध्यान दिया गया। मल्टी यूजर वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया। इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है। स्मार्ट एप्लीकेशंस इसके एग्जाम्पल है। RDF, SOWL इसमें यूज होती थी और लाइव स्ट्रीम और वेव्स ये भी इसमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि W3 क्या होता है और उसकी 4 जनरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस आए। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वेबसाइट। वेबसाइट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी हैं कि वेबसाइट होती क्या है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर। वो क्या होती है? वेबसाइट। मतलब कि होस्टेड का मतलब मैं यह कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने खुद की एक वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हो कि वो आपको वर्ल्ड वाइड लोगों को ऑनलाइन दिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी एक वेबसाइट को एक ऐसे कंप्यूटर के ऊपर डालना पड़ेगा, होस्ट करवाना पड़ेगा जो 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट रहे, और वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा? वेब सर्वर कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वेबसाइट को हमें अगर ऑनलाइन दिखाना है सबको तो हमें उसकी होस्टिंग करवानी पड़ती है और एक कंप्यूटर जो कि वेब सर्वर होता है उसके ऊपर उसको अपलोड करवाना पड़ता है। इस वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट के द्वारा, और क्या करते हैं? एक कॉमन इंटरफेस और डिजाइन को वो लोग शेयर करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? इजी है, काफ़ी ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब आगे देखिए कि भाई वेबसाइट में काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स और फाइलें हो सकती है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। चलिए इतना हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि एक वेबसाइट के कंपोनेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला ही कंपोनेंट उसका होता है वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग अब क्या होता है? जैसे अभी मैंने अभी बताया भी कि होस्टिंग क्या होता है। फिर से यहाँ पे एक बार हम देखते हैं अच्छे से कि होस्टिंग इज द लोकेशन वेयर द वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड। क्या कह रहा है कि होस्टिंग एक ऐसी लोकेशन होगी जहां पे हमारी वेबसाइट फिजिकली प्रेजेंट होगी। बाकी जगह पे तो वो ऑनलाइन दिख रही है, लेकिन जो होस्टिंग है वहां पे वो फिजिकली अपलोडेड है। ठीक है, वो क्या हो गया? होस्टिंग। अब देखिए, जब एक होस्टिंग प्रोवाइडर, जैसे इंटरनेट देने वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वैसे ही एक होस्टिंग प्रोवाइडर भी होते हैं जो वेब सर्वर पर हमारी वेबसाइट की फाइल्स के लिए स्पेस एलोकेट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वे होस्ट कर रहे हैं वेबसाइट को। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि भाई होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग प्रोवाइडर मतलब क्या होता है कि वेब सर्वर पर हमारी वेबसाइट को एक जगह दे दो, एक घर दे दो कि भाई वहां पे वो स्टोर हो जाए। अब वेब होस्टिंग में क्या होता है? वेब होस्टिंग जो है इससे क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन शो होगी। ठीक है, जब भी आप एक सर्वर पर कोई भी वेबसाइट को देखते हो उसका मतलब वो वेबसाइट होस्टेड है, मतलब कहीं ना कोई प्रोवाइडर उसको होस्ट कर रहा है। अब आगे देखिए कि भाई किसी वेबसाइट को कितना स्पेस एलोकेट होगा, ये चीज डिपेंड करती है कि वो किस टाइप की होस्टिंग को यूज कर रहा है। जैसे होता है ना कि आप कौन सा इंटरनेट का प्लान यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको उतने जीबी मिलते हैं। अब होस्टिंग के कुछ टाइप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, शेयर, डेडिकेटेड, VPS, रीसेलर, और भी बहुत होते हैं। अब वेब होस्टिंग को आप इस तरह से समझ सकते हो कि किसी वेबसाइट के लिए कोई घर रेंट पे लेना या फिर खरीदना, वो क्या कहलाता है? वेब होस्टिंग कहलाता है। ओ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि वेब होस्टिंग कैसे होती है। वेब होस्टिंग के लिए हम अपनी वेबसाइट को अपने लोकल कंप्यूटर से वेब सर्वर के ऊपर अपलोड कर देते हैं। पहला स्टेप तो हो गया ये कि भाई हमने हमारी वेबसाइट को अपलोड कर दिया वेब सर्वर पर। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, अब जो सर्वर है, जो वेब सर्वर जिस पे हमने उसको अपलोड किया है, उसके रिसोर्सेज जैसे रैम, हार्ड ड्राइव, स्पेस, बैंडविड्थ, वो सब हमारी वेबसाइट को भी एलोकेट हो जाएंगे। और सर्वर का डिवीज़न, मतलब सर्वर रिसोर्सेज का डिवीज़न, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा प्लान चूज किया है। ठीक है, अब ये देखिए शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है। जैसे नाम से पता चल रहा है, शेयर्ड मतलब मिल बांट कर, मतलब हमने किसी और के साथ जो हमारी वेबसाइट है उसके लिए हमने उसको शेयर किया है। अब ये स्मॉल वेबसाइट्स में यूज होती है VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये शेयर्ड होस्टिंग का ही एक स्टेप अप है, ये मीडियम साइज बिजनेस में यूज होता है। जो VPS है उसके अंदर क्या होता है, शेयर्ड के अंदर तो क्या होता है कि सब एक दूसरे में क्या कहते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। लेकिन VPS के अंदर जो है हम अपने नेबर्स से कम डिपेंडेंट होते हैं। हम अपना खुद का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने खुद की ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी साइट को। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब कि कोई पूरा ऑफिस ही किसी एक को दे दिया, वो क्या होता है डेडिकेटेड। एक्सपेंसिव होती है तो उतना ही ज़्यादा स्पेस मिलता है। ये आप तब यूज करिए जब आपकी वेबसाइट ज़्यादा रिलायबल हो और हाई परफॉर्मेंस देती हो। क्लाउड सर्वर को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आजकल क्लाउड स्टोरेज आ रही है, वैसे ये क्लाउड सर्वर भी आता है जिसके अंदर वर्चुअल सर्वर कंपोज्ड ऑफ अदर सिंगुलर वेब सर्वर। अब सेकंड कंपोनेंट देखिए एक वेबसाइट का, वो होता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब है कि किसी वेबसाइट का URL, कि जब भी हम एक यूजर या हम एक वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो हम उसके URL के अंदर, एड्रेस बार के अंदर उसका एक एड्रेस डालते हैं या फिर URL लिखते हैं। ठीक है, एड्रेस बार के अंदर हम क्या डालते हैं, उसका एड्रेस डालते हैं। अब URI क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, एक टेक्निकल टर्म है जो यूज होती है फॉर नेम्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज कनेक्टेड टू W3। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि URI किसको आइडेंटिफाई करेगा, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगा। और रिसोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। URI establishes protocol over the internet to conduct the connection among resources। वही बात है कि URI क्या करेगा, रिसोर्सेज और जो हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज है उनके बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाएगा इंटरनेट के ऊपर। तो ये हो गया URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। URI is a sequence of characters that identifies a logical और physical resource। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी ना अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। URI क्या होता है, अब देखिए URI क्या होता है वो आपको पता चल गया, और उसके रिसोर्सेज के यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं कि वो क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो सकता है, वेब पेज, इमेजेस और कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। दो टाइप होते हैं, URL और URN। फुल फॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ये बात ध्यान से देखिएगा कि हर URL एक URI होता है लेकिन इसका ऑपोजिट नहीं होता। URN URL हो सकते हैं लेकिन उसका ऑपोजिट नहीं होगा। URL के बारे में देखते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं जब ये HTTP के साथ यूज होता है। ठीक है, It is an address of resource which can be a specific web page or a file on the internet। मतलब जो भी हमारे resources होते हैं उन सब का, उनका क्या होता है, ये एक एड्रेस, और उस एड्रेस को URL बोलते हैं। टिम बर्नर-ली ने 1994 में क्रिएट किया था। URI की ही एक टाइप है। ठीक है, अब URI क्या है, देखो ये नहीं, URL क्या था, URL भी क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है दैट इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम W3। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब आगे देखिए कि जो URL होता है एक वेब पेज का, वो कहाँ लिखा जाता है, वो लिखा जाता है भाई एड्रेस बार में। कहाँ लिखा जाता है, एड्रेस बार में। नीचे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, http://www.google.com/main पेज। ये नीचे एक एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं URL के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए
यूआरएल के पार्ट्स की अगर बात की जाए तो पहला होता है प्रोटोकॉल, जो कि कौन है यहाँ पे यूआरएल के 3 पार्ट्स में पहला पार्ट प्रोटोकॉल जो कि है HTTP, फिर कोलन आएगा और 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। उसके बाद आएगा सेकंड होता है होस्ट या डोमेन नेम जो कि है google.com। थर्ड पाथ ऑफ रिसोर्स मतलब वो वेब पेज जहाँ पे हमें जाना है उसका रिसोर्स होगा। एक यूआरएल को हम मैनुअली एंटर करते हैं, ठीक है, एड्रेस बार के अंदर। अगर यूआरएल जो हमने टाइप किया है वो कोई वैलिड सर्वर नहीं है तो सर्वर नोट फाउंड का एरर आएगा, और अगर आपने पाथ ही गलत लिखा है तो 404 का एरर आता है, ठीक है। यूआरएल के अंदर कभी भी हम स्पेसेस नहीं डालते हैं और फॉरवर्ड स्लैश को आप यूज करिएगा डिफरेंट डायरेक्टरीज को रिप्रेजेंट करने में। होम पेज क्या होता है? होम पेज जो फर्स्ट वेब पेज, पहला पेज जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तब शो होता है, वो पहला पेज होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का फोर्थ जो कंपोनेंट है वो है डिजाइन मतलब कि वो कैसा दिख रहा है, उसका लुक। फिफ्थ है कंटेंट मतलब कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर वो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, वेबसाइट का कंटेंट बनाते हैं। अब वेब पेज की बात कर ली जाए तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज भाई एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि HTML के द्वारा डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सारी टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप डेली यूज भी करते हो इन सब के, इसीलिए हमारी स्पीड इसमें थोड़ी सी फास्ट है। अब वेब पेज में भाई टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, कोई भी कुछ भी ग्राफिक्स हो सकती है। वे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं? पेजेस हाइपर लिंक के द्वारा कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और हम कहें तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज के अंदर HTML एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूजर के ब्राउजर पे दिखाई देते हैं। पेज भी आप इसको बोल सकते हो। हर वेब पेज का एक URL होगा जो कि यूनिक होगा। 2 वेब पेजेस का सेम URL नहीं हो सकता। एक वेब पेज एक वेबसाइट का पार्ट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक बुक है वो एक वेबसाइट है और बुक के अंदर जितने भी पेजेस है वो क्या कहलाएंगे? वेब पेज। टिम बर्नर ली ने ही पहला वेब पेज बनाया था। देखिए सारी वेब से रिलेटेड फर्स्ट चीजें टिम बर्नर ली ने ही बनाई है लगभग देखी जाए तो। अब बात करते हैं वेब पेज और वेबसाइट के बारे में, उनका डिफरेंस। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि वेब पेज एक सिंगल वेब डॉक्यूमेंट है जबकि वेबसाइट कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस होती है। कुछ और डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिएगा वेबसाइट क्या है? वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, ठीक है, दैट आर लिंक्ड टूगेदर विद हाइपर लिंक्स। और वेब पेज क्या है? वेब पेज एक सिंगल हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। वेबसाइट के अंदर एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं जबकि वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट को बोलते हैं। वेब पेज को हम किसी डोमेन नेम से एक्सेस करते हैं और URL के साथ कोई एक्सटेंशन नहीं आती। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जो URL हम यूज करते हैं उसके साथ एक एक्सटेंशन भी होती है, ठीक है। वेबसाइट जो है वो डिफरेंट एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। वेब पेज केवल एक सिंगल एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। वेबसाइट को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है जानने की। और वेब पेज सिंपल होता है, HTML के द्वारा डिजाइन किया जा सकता है। एग्जाम्पल Amazon.com एक वेबसाइट है और एक होम पेज एक वेब पेज है। अब देखिए कि हाउ डज ए वेब पेज वर्क, कि एक वेब पेज कैसे वर्क करता है। और यहीं पे इसी डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि एक वेब सर्वर, एक वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर और वेब पेज, ये तीनों कैसे एक्सेस होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, क्योंकि आगे भी हम इनके बारे में देखेंगे तो हम इसी डायग्राम का रेफरेंस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेब पेज और वेबसाइट, ये चारों चीजें यहाँ पे है। अब दूसरी बात ये देखिए कि ये किस मॉडल के ऊपर काम करते हैं, तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो किया जाता है। ये जो एक्सेस डेटा रिट्राइव करने वाली जो प्रोसेस है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल बोली जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे एक साइड में ब्राउजर है, ब्राउजर के साइड में कौन है? क्लाइंट। मतलब ब्राउजर किसके पीसी पे इंस्टॉल है? क्लाइंट के पीसी पे ब्राउजर इंस्टॉल है, ठीक है।
तो क्लाइंट जो है वो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेगा, ब्राउज़र में क्या डालेगा, ब्राउज़र के एड्रेस बार में वो किसी भी एक वेबसाइट का URL डालेगा, ठीक है, या उसका एड्रेस हम बोले तो वो क्या डालेगा, URL डालेगा। फिर ब्राउज़र उस URL को एक HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में कहाँ भेज देगा, वेब सर्वर के पास भेज देगा, ठीक है। वेब सर्वर के पास सारी फाइल वगैरह स्टोर रहेंगी। तो वेब सर्वर उसने कौन से URL की, कौन से वेबसाइट की डिमांड की है, कौन से वेब पेज की डिफाइंड, उस वेबसाइट के कौन से वेब पेज की डिमांड की है, उसको HTTP रिस्पॉन्स की फॉर्म में ब्राउज़र को देगा और ब्राउज़र जो है क्लाइंट को उसको डिस्प्ले करवाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम काम करता है, ठीक है। अब वेब पेज के एलिमेंट के बारे में बात की जाए तो CSS होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो पेज को हमारे इंटरेक्टिव बनाने में यूज़ होता है। स्क्रिप्ट जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, वो भी इंटरेक्टिविटी और फंक्शनैलिटी के लिए ही यूज़ किया जाता है। मीडिया जैसे ऑडियो, वीडियो और इमेजेस। अब वेब पेजेस के टाइप्स की अगर बात की जाए तो एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनामिक वेब पेज। नाम से ही पता चलता है कि स्टैटिक वेब पेज मतलब कि जितनी बार भी आप एक वेबसाइट को विजिट कर लो वो सेम इंफॉर्मेशन शो करेगा। .htm और HTML इसकी एक्सटेंशन होती है। इसको क्लाइंट मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं कर सकता। फ्लैट या स्टेशनरी वेब पेजेस भी बोल देते हैं और ये हमेशा क्लाइंट के ब्राउज़र पर उसी फॉर्मेट में दिखाई देंगे जिस फॉर्मेट में वो वेब सर्वर पर स्टोर किए गए हैं। HTML और CSS इसमें यूज होता है। डायनामिक की बात की जाए तो इंटरेक्टिव वेब पेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करता है .ASP, .JSP और ये डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन को शो करता है। 6 जो कंपोनेंट है वेबसाइट का वो है नेविगेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि नेविगेशन मेन्यू इसमें आ गया। इट इज द ऑर्डर ऑफ द पेजेस, द कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक्स टू व्हाट, वो सब क्या होता है, नेविगेशन मूव करवाना, वो सब इसका स्ट्रक्चर है। वेबसाइट के टाइप भी 2 होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो डिस्प्ले करे स्टैटिक वेब पेजेस को, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट केवल स्टैटिक वेब पेजेस को डिस्प्ले करती है और डायनामिक वेबसाइट जो है वो डायनामिक वेब पेजेस को डिस्प्ले करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं वेब सर्वर क्या होता है। आप वो डायग्राम देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया था, सेम डायग्राम कहाँ गया, पीछे रह गया ना, हाँ तो चलते हैं। हाँ ये डायग्राम, इसमें आप देख सकते हो कि ये क्या है, वेब सर्वर है यहाँ पे, जिसके ऊपर सारी फाइलें हमारी स्टोर है, या फिर हम कहें कि वेब सर्वर जहाँ पे हमारी वेबसाइट को होस्ट किया गया है वो क्या होता है, वेब सर्वर होता है। अब देखिए वेब सर्वर एक हार्डवेयर भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर या कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हो सकती है, दैट हेल्प्स टू डिलीवर वेब कंटेंट एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। ये वेबसाइट को होस्ट भी करते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को रन करना भी इनका एक फीचर है, ठीक है। अगर हम कहें कि किसी कंप्यूटर को वेब सर्वर बनना है तो उसको एक सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और खुद को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक वेब सर्वर एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है जो सर्वर साइड की तरफ रन करता है, ठीक है, या और हम कहें कि ये एक इंटर कम्युनिकेशन ऑफ ए वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर इज डन विद द हेल्प ऑफ HTTP। अभी आपने लास्ट डायग्राम में देखा कि HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दिया जाता है। ये स्टैटिक और डायनामिक दोनों ही कंटेंट को शो करता है। ईमेलिंग सर्विसेज और फाइल को स्टोर करने में भी असिस्ट करता है और उसके लिए ये SMTP और FTP को यूज करेगा। अब 2 वेब सर्वर होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब सर्वर और एक होता है डायनामिक वेब सर्वर। स्टैटिक वेब सर्वर जो क्या करता है, स्टैटिक वेब सर्वर जो स्टैटिक वेबसाइट्स को शो करेगा और डायनामिक वेब सर्वर कौन से होंगे, जो डायनामिक वेबसाइट्स को शो करेंगे, ठीक है। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, स्टैटिक जो स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेब सर्वर जो डायनामिक वेबसाइट्स को शो करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ सर्वर के नाम। एक आता है अपाचे HTTP सर्वर, ये अपाचे ने बनाया था और ये एक ओपन सोर्स सर्वर है, ठीक है। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिजाइन किया है और ये ओपन सोर्स नहीं है। थर्ड आता है सन जावा सिस्टम वेब सर्वर। तीसरा कौन सा है हमारा, तो ये क्या है,
माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया है इसको? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और ये ओपन सोर्स नहीं है। सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, ये सन मैक्रो सिस्टम ने बनाया था और ये जो सर्वर है हमारा ये फ्रीली ओपन सोर्स है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ जो कहते हैं कि ना कॉमनली यूज्ड सर्वर्स के नाम। अब बात करते हैं हम वेब ब्राउज़र के बारे में। तो ब्राउज़र क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर रिट्राइविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रावर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। या हम कहें कि जो वेब ब्राउज़र है वो कौन सी साइड में रन करता है? तो ये क्लाइंट साइड में रन करता है। जो भी एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स है उसको हम URI के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं और वेब ब्राउज़र एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, कॉमनली यूज्ड ब्राउजर्स के नाम देख सकते हो, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। अब देखिए कि पहला वेब ब्राउज़र जो कि नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया था 1990 में। बाद में ये नेक्सस बन गया। 1993 में एंडरसन ने मोज़ेक ब्राउज़र को इन्वेंट किया। 1994 में एंडरसन ने नेटस्केप को इन्वेंट किया। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ये काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हो, क्लाइंट है, उसने ब्राउज़र में URL डाला, ब्राउज़र ने HTTP रिक्वेस्ट सर्वर को दी, सर्वर ने HTTP रिस्पॉन्स ब्राउज़र को दिया। अब बात करते हैं वेबसाइट कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ क्या होती है? तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, किसी भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। उसी को क्या बोलते हैं? हम कुकीज़ बोलते हैं। ठीक है, वो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। कुकीज़ कुछ वेबसाइट्स बता के स्टोर करती है, कुछ वेबसाइट बिना बताए भी स्टोर कर लेती है। अब आपने देखा भी होगा कि कई बार ऑप्शंस आपको दिखाई भी देगा कि भाई ये कुकीज़ है, इसमें एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। दूसरा देखिए, ये स्टेटफुल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होता है? कुकीज़ की हेल्प से क्या होता है? कुकीज़ की हेल्प से हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, हमारा पैटर्न क्या है, वो सब उसको याद रहता है। इसी याद रहने के बेसिस पे वो उसी टाइप की हमें एड्स बार बार में हमारी ब्राउज़र में, हमारी वेबसाइट पे जब भी हम कुछ ओपन करेंगे तो शो होती है। ठीक है, वो कुकीज़ है। अब एड ऑन के बारे में बात करें तो एड ऑन एक प्रोग्राम, यूटिलिटी और फिजिकल डिवाइस दैट कैन बी एडेड टू ए सिस्टम टू एनहेंस इट्स कैपेबिलिटीज़। ठीक है, मतलब कि क्या है एड ऑन क्या है? एड ऑन क्या है कि कोई भी हमने अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उस सॉफ्टवेयर में कुछ उसको उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ये प्रोग्राम डालते हैं। और प्लग इन क्या होता है? प्लग इन जो होते हैं कि पहले से ही कोई वेबसाइट, पहले से ही कोई प्रोग्राम चल रहा है और हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए। ठीक है, वो होता है प्लग इन। आप देख भी सकते हो यहीं पे ये दोनों पॉइंट मेंशन है। एड ऑन क्या होता है? किसी सिस्टम की कैपेबिलिटी को एनहेंस करना, और प्लग इन क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में कुछ और फीचर्स ऐड करना। यहाँ पे एड ऑन्स के कुछ एग्जांपल भी टाइप्स दे रखे हैं। लैंग्वेज सपोर्ट में जैसे गूगल ट्रांसलेट, कुछ एड ब्लॉकर्स आते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस फीचर्स, स्काइप, वीडियो डाउनलोडर फ्रॉम यूट्यूब। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्लग इन एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है और एड ऑन नहीं होता। मतलब कि प्लग इन जो है एक कंप्लीट प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमने कोई प्लग इन इंस्टॉल किया है तो वो हमारा प्लग इन अपने आप इंडिविजुअली खुद को रन करने के लिए कैपेबल होता है। लेकिन जो एड ऑन होते हैं वो अगर आप उनको अकेले इंडिविजुअली उनको रन करोगे तो वो रन नहीं करेंगे। वो जिस भी चीज़ के लिए, जिस ब्राउज़र के लिए बनाए गए हैं उसी के साथ वो रन करते हैं। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स के नाम है, देखो फ्लैश और जावा। फ्लैश एक एडोब का प्लगइन है जो वीडियो प्ले करने के काम आता है, और जावा जो है जावा बेस्ड प्रोग्राम्स को रन करने के काम आता है। तो ये दो, अगर आप अकेले एडोब फ्लैश प्लेयर को भी चलाओगे तो वो वीडियो चला के देगा, है ना। जावा को अकेले को चलाओगे तो भी वो जावा जो हमारे प्रोग्राम्स को रन करेगी।
अब कुछ एड-ऑन्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। Add on a small piece of code that allow users to customize their experience of using a software, adding extra features that are not present in the original installation of program। मतलब कि जब हमने उसको जब जो सारे लोग जिस गूगल क्रोम को इंस्टॉल करते हैं, आपने भी उसको इंस्टॉल किया, लेकिन आप अपने गूगल क्रोम में कुछ और एडवांस फीचर्स डालना चाहते हो तो आप एड ऑन का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए टाइप्स है कुछ एड-ऑन्स की। एड ब्लॉकर्स क्या होते हैं भाई? जो बार बार में एड्स आती है ना हमारे वेब पेजेस पे, एडवर्टाइजमेंट आती है, ये उनको ब्लॉक करता है, एड ब्लॉकर्स। ठीक है, एक एग्जांपल है इसका एड ब्लॉक, एक एड ऑन का नाम है ये जो यूज़ किया जा सकता है। सेकंड है वीडियो डाउनलोडर। ये क्या होता है कि भाई डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अगर आपको वीडियोज़ डाउनलोड करनी है तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक एड ऑन वीडियो डाउनलोड हेल्पर है जो आपको यूट्यूब वे फेसबुक इन सब की वीडियोस को डाउनलोड करने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद थर्ड एड ऑन का नाम है हमारा प्राइवेसी इम्प्रूवमेंट्स। क्या नाम है? प्राइवेसी इम्प्रूवमेंट्स। ये हमारी प्राइवेसी को कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे कि घोस्ट्री एक एड ऑन है। ये क्या करता है? जो कुकीज़ होती है, जो ट्रैकर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करता है। ठीक है। 4 आता है प्रोडक्टिविटी एक्सटेंशन। ये हमारे काम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और ये टूल्स जैसे कि टास्क मैनेजमेंट टूल्स या क्विक नोट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। या फिर आप देख सकते हो ग्रामरली, मतलब कि ये एक जिसमें हम स्पेलिंग वगैरह हमारी इम्प्रूव की जाती है, करेक्ट की जाती है, ये भी एक एड ऑन ही है। और ये जितने भी एड ऑन है ना ये प्रोडक्टिविटी वाले, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? ये जैसे MS वर्ड में, जीमेल, आउटलुक, आप इन सब में इनको देख सकते हो। 5th एड ऑन आता है हमारा सोशल मीडिया सपोर्ट। अब देखिए सोशल मीडिया सपोर्ट के बारे में। अब सोशल मीडिया सपोर्ट क्या होता है? इसमें एक एड ऑन आता है बफर। क्या नाम है उस एड ऑन का? बफर। देखते हो आप, जब आपने अपनी कोई रील बनाई, पोस्ट डाली, आप उसको सेम टाइम पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों पे एक साथ डाल सकते हो कि तो वो किसकी हेल्प से होता है? वो होता है बफर एड ऑन की हेल्प से होता है। बफर एड ऑन जो है एक सोशल मीडिया असिस्टेंट है दैट अलाउ यू टू शेड्यूल एंड पब्लिश कंटेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। DNS ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और ये प्रोवाइड्स मैपिंग बिटवीन द नेम ऑफ होस्ट ऑन द नेटवर्क एंड इट्स न्यूमेरिकल एड्रेस। तो यहाँ पे जब देखिएगा कि जो यूज़र होता है उसको वो क्या समझता है? यूज़र जो है वो समझता है एक इंग्लिश का नेम, जैसे कि google.com, amazon.com, flipkart.com, है ना, विकीपीडिया। उसको क्या समझ में आ रहे हैं? उसके ये इंग्लिश के नेम समझ में आ रहे हैं जो कि क्या कहलाते हैं? डोमेन नेम कहलाते हैं। इन इंग्लिश नेम को हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। ठीक है। जैसे amazon.com हो गया, ये यूज़र को समझ आते हैं। अब यूज़र ने जब ब्राउज़र के थ्रू इसकी रिक्वेस्ट करी, उसने लिखा www.google.com, तो सर्वर क्या करेगा? सर्वर को नहीं समझ आ रहा है कि google.com क्या है। सर्वर को सिर्फ एक न्यूमेरिकल एड्रेस समझ में आता है। सर्वर को क्या समझ आता है? न्यूमेरिकल एड्रेस, जिसको हम IP एड्रेस भी बोल देते हैं। ठीक है। और IP एड्रेस आपने देखा होगा, IP वर्जन 432 बाइट का होता है, 32 बिट का होता है, 4 बाइट। इतने आपने जो लास्ट क्लास में मेरी में देखा भी होगा, हमने IP एड्रेस के बारे में अच्छे से डिस्कस भी किया था, सबनेटिंग वगैरह के बारे में, क्लास फुल, क्लास लेस के न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये बात देखिए कि डोमेन नेम से उसको IP एड्रेस में मैप करना है, मतलब कि इन दोनों में तालमेल बैठाना है कि सर्वर को समझ आए कि वो गूगल का ही एड्रेस टाइप कर रहा है। ठीक है। तो DNS एक सर्विस है जो ट्रांसलेट करती है डोमेन नेम इनटू IP एड्रेसेस। DNS क्या है? DNS एक सर्विस है, ठीक है, जो ट्रांसलेट करती है डोमेन नेम इनटू IP एड्रेसेस। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। अब डोमेन नेम, एक इंग्लिश का नाम याद रखना एक नंबर वाले नाम से तो आसान ही होता है ना। अब डोमेन नेम के भी 3 सेक्शंस दिए गए हैं, एक है जेनेरिक डोमेन, एक है कंट्री डोमेन और एक है इनवर्स डोमेन।
जेनेरिक डोमेन जो है वो 3 कैरेक्टर का लेबल होता है और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है। जैसे एरो एयरलाइन से रिलेटेड हो गई, बिजनेस से रिलेटेड है, कॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ईडीयू एजुकेशनल, जीओवी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क, स्पोर्ट्स सेंटर्स, ओआरजी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ग्रुप, इसके अलावा और भी काफ़ी है। कंट्री डोमेन क्या होता है? कंट्री डोमेन सेम जेनेरिक डोमेन जैसा ही होता है, लेकिन ये 2 कैरेक्टर का होता है। जैसे कि इंडिया का है IN, यूके हो गया, US हो गया, ये क्या हो गए? कंट्री डोमेन। इनवर्स डोमेन क्या करता है भाई? इनवर्स डोमेन जो है वो मैपिंग करता है एड्रेस टू ए नेम, जो अभी हमने ऊपर देखा कि भाई उस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। वर्किंग देखिए, क्लाइंट सर्वर पे काम करता है। डायग्राम में थोड़ी सी आपको मिस्टेक्स ज़्यादा दिख रही है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे क्लाइंट है, वेब सर्वर है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया google.com, वेब सर्वर ने उसको DNS सर्वर के पास भेज दिया google.com, DNS सर्वर ने उसका IP एड्रेस वेब सर्वर को भेज दिया। ठीक है, ये 2 प्रोटोकॉल्स देखिए, एक है ARP, एक है RARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP जो है वो इंटरनेट एड्रेस IP एड्रेस को MAC में कन्वर्ट करता है, और RARP जो है MAC को IP में कन्वर्ट करता है। MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू।